मोतीलाल नेहरू स्मृति संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के 12वें संस्करण में एक बार सभी प्रतिभागी और अधिनिर्णायकों और दर्शकों का स्वागत है। पीएससी क्रॉस कारगे का कॉल है हेड्स और ये टेल्स आया। पीएससी क्रॉस कारगे टॉस हार चुकी है, टॉस जीते इग्नू क्रॉस। राजेश जो आप लोग डिसाइड किया था वही ना? हाँ हाँ विपक्ष ले रहे हैं हम। ठीक है। ठीक है, विपक्ष जो इग्नू क्रॉस है वो है विपक्ष और डीएससी गार्गी क्रॉस पक्ष में है। प्रिपरेशन टाइम 20 मिनट, स्पीकिंग टाइम 10 मिनट, क्वेश्चन आंसर राउंड की तैयारी का समय वही 2 मिनट ही, हर स्पीकर के बाद कॉमन टाइम 1 मिनट का ही, और जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा वो 5 मिनट का, रिप्लाई स्पीच कंपलसरी है 2 मिनट की, बाकी सब कुछ वैसे ही सेम। तो आज मोतीलाल नेहरू संसदीय वाद प्रतियोगिता का फाइनल्स का विषय है, ये आपके स्क्रीन पर संदर्भ भैया पढ़ दीजिए एक बार। ठीक है, संदर्भ है सम्यक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि हर प्राणी का शाश्वत सत्य उसकी आत्मा है तथा आत्मा की खोज एवं उद्धार मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं: निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। जो विषय है, दार्शनिकों का सदन मानता है कि सम्यक दर्शन के सिद्धांत से मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं है। जो सम्यक दर्शन का पहला अंग का भाग है वह है निशंकित, जिसका अर्थ है कि एक ऐसे तत्व जिसमें कोई शंका ना हो या फिर तत्वों में शंका ना करना। जो दूसरा भाग है उसका निष्कांक्षित, उसका यह है कि संसार के सुखों की चाह ना रखना और सुख और दुख दोनों में न्यूट्रलिटी बरतना। फिर जो तीसरा है वो है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा का तात्पर्य यह है कि जो तीन रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और जो तीसरा वाला है सम्यक चरित्र, उन तीनों रत्नों से युक्त व्यक्तियों के शरीर को देख करके या उनके किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को देख करके ग्लानि ना करना, ना उसमें कोई रिएक्शन देना। फिर जो चौथा भाग है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है मूढ़ता का ना होना, मूढ़ता आप समझते हैं, और यथार्थ दृष्टि रखना, अर्थात अगर कोई गलत राह पर चलने वाला है तो उससे ना ही संपर्क रखना, ना ही उसकी प्रशंसा, ना ही उसे सम्मान देना। फिर अपगुहन है। अपगुहन का मतलब होता है कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के द्वारा अज्ञानता या असावधानी वश कोई गलती हो तो उसे ढक देना। स्थिरीकरण का मतलब है कि धर्म और चरित्र से कोई चलायमान अगर हो रहा है तो उसे प्रेम से समझा करके उसे धर्म के मार्ग पर स्थानांतरित करना। जो सातवां भाग है वो है वात्सल्य। वात्सल्य का तात्पर्य है कि सद्भावना पूर्वक यथा योग्य आदर सत्कार करना, मतलब सद्भावना के पूर्वक लोगों को ट्रीट करना। फिर जो 8वां भाग है वो है प्रभावना। प्रभावना का मतलब यही है कि अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाया जा सके, ऐसी भावना के साथ प्रेरित करना और आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री सदन पटल पर अपने वक्तव्य के साथ आमंत्रित हैं। जी, सदन की गरिमा में प्रधानमंत्री का नमस्कार। तो हमारा आज का विषय है, दार्शनिकों का यह सदन मानता है कि सम्यक दर्शन के सिद्धांत से मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं है। तो महोदय, जैसा कि हमारे संदर्भ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को और उन अवधारणाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सम्यक सिद्धांत क्या कहता है कि हर एक प्राणी का जो शाश्वत सत्य है वो उसकी आत्मा है, और आत्मा की खोज व उद्धार ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन महोदय, जब हम आत्मा की जब हम बात करते हैं तो आत्मा महोदय एक ऐसा विश्वास है जो किसी ने देखा नहीं है। सबसे पहली बात, आत्मा किसी ने देखी नहीं है, आत्मा अमूर्त है। आत्मा की खोज का प्रोसीजर क्या होगा, और अगर आपने खोज कर ली तो उससे उद्धार होगा ही होगा, इसका कोई एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल एग्जांपल नहीं है महोदय। तो महोदय, यहाँ पे आत्मा जो है ये एक बहुत अनसर्टेन बिलीफ है जिसे किसी ने भी नहीं देखा है। अब महोदय, ये कहा गया है कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है। तो समझिए, आत्मा एकमात्र सत्य है, यानी आप परमात्मा से यानी मिल रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं, तो आपके लिए जो आत्मा है वही एक चीज सत्य बन जाती है। इसका मतलब ये होगा कि एक मनुष्य के लिए उसकी आत्मा के अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं है, अर्थात वो सेल्फ सेंटर्ड मनुष्य है, क्योंकि उसके लिए कोई और सत्य है ही नहीं महोदय। अब बात करते हैं महोदय, मानव सभ्यता क्या होती है। जब हम मानव सभ्यता की बात करते हैं तो 21वीं शताब्दी में जितनी भी हमारी भौतिक दुनिया है, भौतिक ऑरा है, और इस भौतिकता में क्या चीजें आती हैं, हमारे रिश्ते, हमारा समाज में क्या गया इंटरेक्शन, हमारे सोशल रोल्स,
और महोदय ये सारी चीजें जो हम डिस्कवरीज कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, ये सब चीजें महोदय भौतिकता है। और मानव सभ्यता जो है इन्हीं भौतिकतावाद पे जो है वो चलती है और इसी भौतिकतावाद पर विकास करती है। और विकास की भी यही परिभाषा है महोदय कि जब आप इस भौतिकतावादी चीजों के साथ तालमेल बिठा लेंगे और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तब जाकर महोदय विकास संभव होता है। लेकिन जब महोदय हम इस सिद्धांत को देखते हैं तो सिद्धांत के अंगों पर आने से पहले हमें कुछ इसकी इनहेरेंट जो फॉल्स है उनको देखना पड़ेगा। कैसे महोदय? सबसे पहले तो ये कि आत्मा, जैसा कि हमने बताया कि देखा नहीं है किसी ने, तो आत्मा की खोज में अगर आप निकलेंगे जो इतनी अनसर्टेन है, तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। और भौतिकवादी जो दुनिया है आपकी, जिसमें आपके रिश्ते हैं, आपके रोल्स हैं, जिसमें जाकर आप विकास कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, आप इनसे दूर हट जाएंगे और कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाएगा महोदय, तो समाज में एक इंटरेक्शन टूट जाएगा तो समाज वही कोलैप्स हो जाएगा। और जब समाज कोलैप्स होगा महोदय, तो मानव सभ्यता कभी भी विकास नहीं कर सकती है। उसके बाद महोदय आप बात करते हैं सम्यक सिद्धांत की। जो ये 8 सिद्धांत है, गौर फरमाइए, यहाँ पे जो 8 सिद्धांत है, अगर इसमें से एक भी अंग फेल होता है तो आपका ये सिद्धांत विकास को संभव नहीं कर सकता। तो महोदय अगर एक भी अंग की फेल होने की बात है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा आखिर ये 8 अंग जो है इनकी कंटेम्पररी प्रासंगिकता क्या है और इन 8 अंगों के जो इनके अंदर कमियां हैं वो क्या है महोदय। सबसे पहले बात करते हैं निशंकित की महोदय। सबसे पहला अंग निशंकित है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप किसी चीज पे शंका नहीं कर रहे हैं, डाउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें महोदय, तो दुनिया एक चीज पर चलती है, थीसिस, एंटीथीसिस और उससे निकला सिंथेसिस, यानी वाद, उससे निकला विवाद, फिर संवाद। तो महोदय ये चीज होती है जो किसी मानव सभ्यता के विकास को सुनिश्चित करती है। लेकिन जब आप किसी चीज पर विश्वास कर ले रहे हैं, उसमें शंका नहीं कर रहे हैं, यानी निशंकित हो जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, तो महोदय आप चीजों को चैलेंज नहीं करेंगे। और जब आप किसी चीज को चैलेंज नहीं करते तो स्टेगनेंसी आ जाती है। और जब स्टेगनेंसी आ जाएगी महोदय, तो गतिशीलता रुक जाएगी। और जिस दिन ये गतिशीलता रुक गई, उस दिन मनुष्य जो है वो एक्सपोजर नहीं करेगा। और महोदय अगर एक्सपोजर नहीं होगा तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और गतिशीलता ही है जो समाज को विकास देगी। और महोदय यहाँ पे आप एक्सपोजर रोक देंगे तो आपका समाज का विकास जो है वो बाधित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अंग पर। दूसरा अंग है महोदय निष्कांक्षित। तो महोदय निष्कांक्षित से यहाँ पे जो है इसी है इच्छा नहीं करना। महोदय इच्छा नहीं करना, जब हम सोचते हैं उनकी सांसारिक सुखों और ये भौतिकवादी चीजों की इच्छा नहीं करना, तो महोदय इच्छा खत्म, यानी आपकी आवश्यकता खत्म। और यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति इस बात से अनजान नहीं है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपकी आवश्यकताएं यानी कि आपकी इच्छाएं खत्म हो जा रही हैं, तो आप आविष्कार नहीं करेंगे। आप आविष्कार नहीं करेंगे महोदय, तो आपका विकास वहीं थम जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण महोदय बल्ब का है। अगर मनुष्य ने इच्छा नहीं की होती रोशनी में जी और रहने की, रोशनी में सांस लेने की, तो बल्ब का जो है आविष्कार नहीं हुआ था और आज हमारा विकास नहीं हुआ होता। तो महोदय एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप इच्छा नहीं रखेंगे तो आप किसी चीज को आगे पाने की चाह नहीं रखेंगे। और जब तक आपके पास भौतिकवादी चीजें नहीं आती है, तब तक प्रेजेंट टाइम में, कंटेम्पररी टाइम में, वर्तमान समय में आप विकास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद महोदय आता है निर्वचिकित्सा। महोदय इसका मतलब होता है कि जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञानी व्यक्तियों की तारीफ जो है तारीफ करें। तो महोदय सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो हम तारीफ की बात करते हैं ना, तो जो हमारा वर्तमान समाज है वो क्या कहता है, हमारा चाहे जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉज है, वो क्या कहते हैं कि आप सबको इंक्लूसिविटी लाइए सोसाइटी में। आप केवल ज्ञानी वर्ग की अगर तारीफ करें, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आपके अनुसार ज्ञानी नहीं, आप उनकी तारीफ नहीं करेंगे। आप तारीफ नहीं करेंगे, इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा महोदय तो तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो इससे सीधा सीधा ये क्लियर हो जाएगा कि इंक्लूसिविटी समाज से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप ये जब बोल देते हैं कि आप सिर्फ निर्वचिकित्सा ये ज्ञानी व्यक्ति की करेंगे महोदय, तो कहीं ना कहीं आप एक एक्सक्लूसिव समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल अधूरा होगा और वो विकास नहीं कर सकता। तो महोदय बात करते हैं अगले तत्व की। महोदय अगला तत्व है अमूढ़ दृष्टि, जिसमें ये कहा गया कि जो कुमार पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आप उनसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। तो महोदय यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर वर्तमान समय की बात करें, तो अगर एक व्यक्ति जो कुमार पर किसी वजह से चल गया है, किसी भी स्थिति या परिस्थिति की वजह से चल गया, आप उससे इंटरेक्शन नहीं करेंगे महोदय, तो 2 आइसोलेटेड वर्ल्ड क्रिएट हो जाएंगे। और आइसोलेटेड वर्ल्ड क्रिएट हो जाएंगे महोदय, कम्युनिकेशन नहीं होगा,
तो सबसे बड़ी कमी आएगी चेक एंड बैलेंस की, यानी एक ऐसा तबका जो ये कुमार पर चलने से रोक सकता है, आप उससे इंटरेक्शन खत्म कर देंगे तो चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो उदाहरण महोदय यह है कि अगर एक टीचर इस सिद्धांत को अपना लेगा तो वो उसका एक ऐसा स्टूडेंट जो वीक है, जो कुमार पर किसी वजह से चल गया, तो वो उसको कभी नहीं सुधारेगा। और महोदय सुधार की गुंजाइश जहां खत्म होगी, समाज के अंदर सुधार की गुंजाइश खत्म होगी, रिफॉर्मेशन नहीं आएंगे, वो समाज वहीं कोलैप्स कर देगा। उसके बाद महोदय आता है उपगुहन। उसमें क्या है कि आप अपने गुणों को बता नहीं रहे हैं और दूसरों के अवगुणों को उजागर नहीं कर रहे। महोदय अगर आप अपने गुणों को नहीं बताएंगे, आप अपने गुणों का एक्सपोजर नहीं देंगे, आप अपने गुणों को सबके सामने रखेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्योंकि जब तक लोगों को नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या गुण है, आप गुणों को दिखाने से मेरा क्या मतलब है। आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे वक्तव्य दे रही हूँ, ये मेरी वाक पटुता या मेरे वक्तव्य देने की एक स्किल्स को दिखाना है, ये मेरे गुणों को दिखाना है। अगर मैं नहीं दिखाऊंगी तो समाज तक मेरी आवाज नहीं जाएगी महोदय। तो महोदय बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने गुणों को दिखाएं, और दूसरों के गुणों को अगर आप ढक देते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनक्वालिटी क्रिएट करते हैं समाज में। क्योंकि आप एक अवगुण को ढक रहे हैं, इसका मतलब आप उस व्यक्ति की गलत कृत्य को सपोर्ट कर रहे हैं, और गलत कृत्य को अगर आपने सपोर्ट किया तो सुधार यहाँ पे भी खत्म होगा। सुधार खत्म होगा तो इनक्वालिटी से भरा एक समाज क्रिएट होगा जहां पे विकास संभव नहीं होगा। उसके बाद महोदय हमारा जो अगला तत्व है वो है स्थितिकरण की। तो महोदय ये क्या कहते हैं कि धर्म से जो भटके हैं उन्हें आप केवल प्यार से समझा कर लें महोदय, कि आप उसे जो है प्यार से समझा कर लें। तो महोदय समझना पड़ेगा कि वर्तमान समाज में क्रिमिनल जो हमारा सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है महोदय, अगर प्यार से दुनिया चलती तो प्यार से दुनिया चलती तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना ही नहीं था महोदय। क्योंकि महोदय समझिए, ह्यूमन जो होता है वो रिजिड होता है, और ह्यूमन इतना रिजिड होता है, अगर प्यार से समझा के समझता तो महोदय आज जो रेप कर रहा है महोदय, वो जो रेपिस्ट है वो अपने मनुष्य धर्म से भटका है। आप उसे प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेगा महोदय। यहाँ पे पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है, और ये पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं महोदय एक सुधार यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, और ह्यूमन रिजिडिटी जो है एक टाइम पर जाकर ऐसी हो जाएगी कि सभी मनुष्यों को आप प्यार से समझा नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात महोदय कि आप प्यार से समझाने के लिए एक ऐसा समाज जो इतना डाइवर्स है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा है, उनको प्यार से समझाने के लिए कोई मैकेनिज्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और महोदय हमारा अगला जो अंग है वो है वात्सल्य, यानी कि जो ये क्या कहता है कि जो भी हमारे धार्मिक बंधु हैं, मुनि हैं, श्रावक हैं, उनका हमें सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। महोदय यहाँ पे आप देखिए, फिर एक्सप्लोर यहाँ पे देखिए कि क्या कह रहा है कि मुनि वर्ग या फिर ज्ञानी वर्ग जो है, धार्मिक जो बंधु है, केवल उनका सत्कार कीजिए। अगर आप केवल उनका सत्कार करेंगे तो क्या होगा उन अधिकारों का जिनका आप दावा करते हैं कि समानता, चाहे कोई कैसा भी हो, आप समानता का ख्याल रखेंगे महोदय। तो आप फिर यहाँ पे जो है एक एक्सक्लूसिव समाज का निर्माण कर रहे हैं और इंक्लूसिविटी खत्म कर रहे हैं। तो महोदय अंतिम जो हमारा अंग है वो है प्रभावना। प्रभावना यानी पूजन विधान जो है, इन्हीं की वजह से अज्ञान जो है, अज्ञान को दूर कर सकते हैं, पूजन, ध्यान, दान, इन सब चीजों से। तो महोदय इसमें भी दो फॉल्ट है। क्या अज्ञानता मापने का आपके पास क्या पैमाना होगा? क्योंकि महोदय किसी की अज्ञानता क्या होगी ये मापना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है। और उसके बाद महोदय जो ये तरीके बताए गए वो भी व्यक्तिपरक हो सकते हैं। एक साइंटिस्ट के लिए पूजन विधान नहीं है जरूरी, एक धार्मिक व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए नहीं है। तो इतने व्यक्तिपरक तरीके से आप किसी को भी अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते, वो भी एक ऐसा तत्व जो अपने आप में इतना डिफिकल्ट है। तो महोदय हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि ये जो सम्यक सिद्धांत और इसके जो तत्व है वो कहीं ना कहीं भौतिकतावाद से आपको दूर ले जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड कर देगा। और जहां आप भौतिकतावाद से दूर हुए वहां आपके आविष्कार रुक जाएंगे, एक्सपोजर रुक जाएगा। एक्सपोजर रुकते आपका विकास जो है वो कभी संभव नहीं होगा, और आप एक एक्सक्लूसिव समाज की मांग कर रहे हैं जहां पे इंक्लूसिविटी नहीं होगी। और वर्तमान समाज में हमें इंक्लूसिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है महोदय। बिना इंक्लूसिव समाज के कोई भी मानव सभ्यता जो है वो विकास नहीं कर सकती। इन्हीं सब तर्कों के आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये सिद्धांत मानव सभ्यता के विकास को संभव नहीं कर सकते। धन्यवाद। होता है, मैं नेता विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वहां आए और अपना सदन पटल पर अपना वक्तव्य रखें। नेता विपक्ष आमंत्रित है। निर्णायक गणों को प्रणाम। निर्णायक गण, इनके वक्तव्य में आपको बहुत बार विरोधाभास देखने को मिलेगा। उस विरोधाभास को तो हम यकीनन रूप से स्पष्ट करेंगे, लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि नेता पक्ष के रूप में जब ये मानव सभ्यता के विकास का सिद्धांत देके जाती है तो ये म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात करती है। लेकिन ये म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस पैदा कैसे होता है, आता क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर जो हमारा जो विपक्ष है, जो कि इस विषय का पक्ष है, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, वो आपको कहीं भी समझा के नहीं जाता कि म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस आएगा कैसे। इसलिए हम मानते हैं कि उस स्तर पे भी वो लैक करे। और हम आपको बताते हैं कि जो हमारा मानव और हम उससे सबसे पहले हम क्या समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं कि मानव सभ्यता का विकास तभी होगा समाजों के बीच में जो क्लैश है, जो द्वंद्व है, वो कम से कम हो, मानव को बीच में द्वंद्व कम से कम हो।
ऐसे होगा, और साथ ही साथ किसी एक पर्टिकुलर किसी के ऊपर कोई वर्चस्व इस तरीके से स्थापित ना हो कि कोई किसी के आइडिया को ही किल करने लग जाए। हम मानते हैं मानव सभ्यता का विकास इसी तरीके से हो सकता है, और हम आपको ये सिद्ध करेंगे कि अगर हम इनके सभी अंगों को पालन करेंगे जो हमारे पास दर्शन दिया गया है, उससे यही होगा कि क्लैशेस नहीं होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि कोई समाज, कोई वर्ग या कोई एक व्यक्ति किसी के ऊपर अपना सुपर इम्पोजिशन कर ले। लेकिन सबसे पहले हम अपने पक्ष के वक्तव्य पे आते हैं, हम आपको साबित करते हैं कि कैसे इन्होंने काउंटर किया। देखिए, ये सबसे पहले कहते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो जाएगा इन सिद्धांतों की वजह से, और ये कहते हैं आत्मा एक विश्वास से अमूर्त है, कोई उदाहरण नहीं है आपको यूनिवर्सल स्टेज पे, और इससे आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। सबसे पहली बात, खुद के बारे में सोचना और सेल्फ सेंटर्ड होके सेल्फिश हो जाने में फर्क होता है। और आप बार बार अपने वक्तव्य में क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि राइट टू इक्वालिटी आनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, समानता का बोध, समानता का अधिकार बिना खुद के बारे में सोचे हुए मैं कैसे ला सकता हूं? आप ये समझा के दिखाइए। आज के समय में अगर आप नारियों की समस्या देखें तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको कभी खुद के लिए सोचने के लिए कहा ही नहीं जा रहा है। एक तरीके से आप मान के चलिए कि जो उनमें खुद को सोचने को जो लेके बोध है वही समाप्त कर दिया गया है। तो ये कहना कि इससे मनुष्य सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, मैं मानता हूं ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, ये कहते हैं आत्मा एक विश्वास है। हम भी कह रहे हैं कि व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए, लेकिन आत्मा किस रूप से जन्मती है एक व्यक्ति के अंदर, हमको यह भी समझने की जरूरत है। अगर आप इस विषय को शुरू में पढ़ेंगे तो उसकी आत्मा का प्रयोग किया गया है, इस विषय में स्पष्ट रूप से उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब यहां पे एक सब्जेक्टिविटी का, व्यक्तिपरक होने का बोध करवाया जा रहा है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के आइडिया, किसी की आत्मा या उसके सेल्फ, हम मानते हैं जो आत्मा है वो सेल्फ से आता है, वो आत्मा आपके आत्मबोध से उपजता है, क्योंकि आत्मा के लिए आप खुद के अंदर ढूंढते हैं, खुद के विचारों को देखते हैं। तो हम मानते हैं जो आत्मा है वो आपके अंदर जन्म लेती है, और इसमें जब उसकी आत्मा का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब एक व्यक्तिपरक सिद्धांत है। मतलब ये पहले ही जो हमारा पक्ष बार बार आत्मा की एक सुपर इम्पोजिशन का भाव करवा रहा था, जिसकी वजह से उनकी राइट टू इक्वालिटी खत्म हो रही थी, इस सिद्धांत के शुरू में ही वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए, ये कहते हैं कि देखिए डिस्कवरी हुई है। एक तो आत्मा के बारे में सोचना या आत्मा को खोजना या आत्मबोध होना भौतिकता से अलग नहीं हो जाता है। आप भौतिक समाज में होके भौतिक समाज के परिदृश्यों को देख के खुद के आत्मबोध का जागरण कर सकते हैं। आपका आत्मबोध आएगा कहां से? जब तक आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक किसी चीज को मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं रखेंगे कि आत्मबोध जैसी कोई चीज होती है या आत्मबोध आ सकता है, आप तब तक कैसे मानेंगे? ये जो भावनाएं होती है वो भी अमूर्त होती हैं, वो भी आपको कोई ऐसे दिखता तो नहीं है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में यहाँ पे सुख बैठा है, यहाँ पे दुख बैठा है, ऐसा नहीं है। भावनाएं आपके अंदर से आती हैं, इसलिए कोई चीज अमूर्त हो जाने से किसी चीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये जो सेल्फ के बारे में सोचना है या जो आत्मबोध आना है, वो आपके आसपास की भौतिकता से ही प्रभावित होती है और परिभाषित भी होती है। कि हम मानते हैं कि आत्म का होना भौतिकता से परे नहीं जाता। दूसरी बात ये कहते हैं कि देखिए इतनी सारी डिस्कवरीज हो गई और नहीं हुआ, इस पर दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारा पक्ष इस बात से श्योर है कि जब से औद्योगिकरण या इस प्रकार से मास स्केल पर डिस्कवरी शुरू होने लग गई, और हम मानते हैं सारी डिस्कवरीज जरूरत के लिए नहीं हुई थी, अपने वक्तव्य में जरूरत और इच्छा और आवश्यकता दोनों को एक बना के जाती है, इच्छा और आवश्यकता एक नहीं होता, ये भी मैं सिद्ध करूंगा। लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि जब से औद्योगिकरण हुआ है, जब से मशीनीकरण हुआ है समाज का, क्या समाज का, मानव सभ्यता का विकास सचमुच हुआ है? हम नहीं मानते, नहीं, हम मानते ही नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप आर्थिक शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए तो जो समाज का गिनी कोफिशिएंट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इतने सारे डिस्कवरीज के बाद भी जो समाज में असमानता है वो बढ़ते ही जा रहा है। गिनी कोफिशिएंट है जो कि बताता है कि समाज कितना असमान है, वो भी बढ़ते ही जा रहा है। तो हम नहीं मानते कि जो डिस्कवरीज है वो हमेशा जो मानव सभ्यता है उसको विकास की ओर लेके जाएगी। साथ ही साथ अब ये कहते हैं कि इच्छा और आवश्यकता एक होती है, इच्छा और आवश्यकता एक नहीं होती है। क्योंकि अगर इच्छा और आवश्यकता एक होती तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत नहीं होता। और इन्हीं ये जो 8 है इनके साथ आपको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देखने को मिलता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपको क्या कहता है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपको ये कहता है कि आपकी जितनी जरूरत हो
उतना खुद के लिए रखिए जरूरत, और उसके ऊपर आप समाज में दे दीजिए। आप यहाँ का सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये साफ साफ आपको कहता है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। और ये साफ साफ जब आपको सिद्धांत कह रहा है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए, तो साफ साफ कह रहा है कि आप जो जिनको इच्छाओं के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं उन इच्छाओं के पीछे मत भागिए, जो आपकी जरूरत है वो रखिए और बाकी समाज को दे दीजिए। क्योंकि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि लोग मटेरियल गेन्स के पीछे भागे जा रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं कि समाज और असमान से असमान होते जा रहा है। दूसरा, ये बल्ब का उदाहरण देती है। देखिए, बल्ब एक आवश्यकता थी, मनुष्य को रात में काम करना चाहता था, वो देखना चाहता था, वो अंधेरों में उसको समस्याएं होती थी, तो आवश्यकता थी। बल्ब कोई ऐसी नहीं थी कि बल्ब आपकी इच्छा थी, बल्ब आपकी जरूरत थी और उस जरूरत की वजह से आई है। तो हर वैज्ञानिक प्रयोग जरूरी नहीं है कि वो इच्छा हो, वो आवश्यकता से होती है। लेकिन जो औद्योगिकरण, जो पूरा मशीनीकरण हुआ है दुनिया का, वो इच्छा के आधार पे हुआ है और मानते हो इच्छा गलत है। और ये जब आपको कहता है कि सुख दुख में न्यूट्रल रहिए, वो क्या कह रहा है? आप सुख दुख में न्यूट्रल कब रह सकते हैं? आप सुख दुख में न्यूट्रल तभी रहेंगे ना जब आप किसी चीज का लोभ नहीं रखेंगे, जब आपको किसी स्थिति से फर्क उस तरीके से ना पड़ता हो जो कि आपको इच्छा की तरफ पुश करे, किसी एक इमोशन की तरफ बहुत स्ट्रांगली पुश करे, तो हम मानते हैं वो गलत है। दूसरा, देखिए, ये ज्ञानियों के एग्जिस्टेंस को नकारने की कोशिश करते हैं कि देखिए समाज में सिर्फ आप ज्ञानी को नहीं मानिए, लेकिन ये बार बार जो लोगों के सुधार में ज्ञानियों के इनपुट को भी मानती है। एक तो सबसे पहली बात, अगर ज्ञानी नहीं होंगे समाज में और आप ज्ञानियों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप मौजूदा भारतीय समाज को देखें तो जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है, क्योंकि उनके बातों को डिस्क्रेडिट करते दिया जा रहा है, इसलिए भारत में जो कहीं ना कहीं जो एक लोकतंत्र की अवधारणा थी वो पीछे आते जा रही है। तो जब तक आप ज्ञानी वर्ग को सुनेंगे नहीं, उनको एक एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, तब तक आपका समाज एक मानव सभ्यता के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के रूप में कैसे ग्रो करेगा? ये कहती हैं कि देखिए, ह्यूमन रिजिड होता है। अब सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सुनिए, मानव रिजिड होता है लेकिन आपका मानव मैजिकली कोएग्जिस्ट भी कर रहा है। एक सेकंड या तो मानव रिजिड है, अगर मैं रिजिड हूं तो मैं को के सिद्धांत में तो मानूंगा नहीं, तो मानव रिजिड नहीं होता है और वो को के सिद्धांत में मानता है। क्योंकि अगर मानव रिजिड होता तो कभी भी आपको ये कहा ही नहीं जाता सिद्धांतों के मामले में कि आप मोक्ष पे चलिए। आप खुद मानती हैं कि मोक्ष एक लंबा प्रक्रिया है। एक लंबे प्रक्रिया में अगर आप किसी पर्टिकुलर विचार को लेकर रिजिड हो जाएंगे तो आप उनका आगे कैसे बढ़ेंगे, उससे आगे आप आगे कैसे आएंगे, उस मोक्ष की तरफ बढ़ने का प्रयत्न क्यों करेंगे? तो मानव रिजिड नहीं होता। दूसरे ये कहते हैं कि आप सिर्फ शक्ति से समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि आप सिर्फ शक्ति से नहीं समझ सकते, क्योंकि एक तो फैक्चुअली बात यह है कि हर जगह जो कैपिटल है वो खत्म हो रहा है। दूसरा, अगर सिर्फ मानव शक्ति से समझ पाता, जो कि आप एक मिडाइवल एज का विचार लेके आने का प्रयत्न कर रही है, तो कॉन्स्टेंटली क्यों ये क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं दिनों दिन? आपने बहुत प्रयत्न किया ना कि शक्ति से समाप्त कर सके, लेकिन शक्ति से समाप्त नहीं हो सकता। तो किससे समाप्त हो सकता है? जब तक मानव को अंदर से, जब तक मानव के आत्मा में यह आत्मबोध ना हो कि वो गलत कर रहा है, जब तक मानव के मन में यह आत्मग्लानि ना आए कि वो गलत कर रहा है, तब तक आप उसको बताएं, तब तक उसका रिफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। और किसी भी प्रक्रिया में रिफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्या पनिशमेंट, क्योंकि जब रिफॉर्मेशन होगा तो मानव समाज में बचा रह सकता है और सभ्यता का विकास हो सकता है। लेकिन जब आप उसको पनिशमेंट के द्वारा किल करने की कोशिश करेंगी तो मानव खत्म हो जाएगा और सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये कहती है कि कुमार्ग से आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो कुमार्ग से इंटरेक्ट कौन करेगा? कुमार्ग को सही कौन करेगा? ज्ञानी ही वर्ग तो सही कर सकता है ना कुमार्गों को। तो या तो आप तय कर लीजिए कि आपको ज्ञानियों को वो आदर देना है कि नहीं देना है और उनके विचारों से कुमार्गों को ठीक करना है कि नहीं करना है, या तो आप ये तय कर लीजिए कि हाँ भाई हमको ये लोग को रिजिड मानना है। क्योंकि आप ये कहती हैं कि कुमार्गों, जो कुमार्ग पे चल चुके हैं, क्रिमिनल से तो कुमार्ग पे चलते हैं, वो इंटरेक्शन से ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपके पैरेलल स्पीच में है कि वो ह्यूमन रिजिड भी है। तो या तो वो रिजिड है या तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम आपको क्या कह रहे हैं निर्णायक मंडल? हम आपको ये कह रहे हैं कि इन्होंने जिन जिन आधारों पे जो दिया गया सिद्धांत है विषय का, उसको काटने का प्रयत्न किया है, वो सारे इनके प्रयत्न खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी है। और क्योंकि इनके सारे प्रयत्न खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी है और हम बताते हैं कि ये एक सब्जेक्टिविटी का स्पेस देता है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर इमोशन के प्रति आपको ड्राइव अवे होने से बचाता है, ये आपको ट्रस्टीशिप बताता है क्योंकि वो आपको मटेरियल चीजों से पीछे लाने की कोशिश करता है। इसलिए मानते हैं कि इससे मानव सभ्यता का विकास हो सकता है और हमारे पक्ष को कारण देना था कि क्यों नहीं हो सकता है, और उसके सारे कारण खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिए हम मानते हैं कि ये बहुत गलत। धन्यवाद।
उप प्रधानमंत्री सदन पटल पर आमंत्रित हैं। स्टार्ट। सदन की गरिमा को मेरा प्रणाम। महोदय, दार्शनिकों का सदन मानता है कि सम्यक दर्शन के सिद्धांत से मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं है। अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारा विपक्ष यहाँ पर आता है और काफी सारे जो आरोप है वो पक्ष पे लगा के जाता है, तो वो किस प्रकार से वो सारे आरोप निरर्थक हैं ये पक्ष आपको बताएगा, और साथ ही बताएगा कि क्यों यहाँ पर जो विपक्ष है इस विषय को ही समझने में असफल रहा है। सबसे पहले तो जब हम यहाँ बात करते हैं मानव सभ्यता की, तो मानव सभ्यता की एक अपनी कोई डेफिनेशन हमारा विपक्ष आके नहीं देके जाता है, जबकि हम बताते हैं कि मानव सभ्यता से हम समझते क्या है। मानव सभ्यता से हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो हम इतना इवॉल्व होते आए हैं, हम इतनी डिस्कवरी करते हुए आए हैं, ये सारी एक मानव सभ्यता है हमारी एक भौतिकवादी वर्ल्ड में जितना भी हम विकास करते हुए आए हैं। और हम विकास बताते हैं कि विकास किस प्रकार से भौतिक चीजों में तालमेल की बात करता है। हमारे कुछ भौतिक वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं एक दार्शनिक होने के नाते, और हम जानते हैं कि हमारे कुछ सोशल रिलेशन है, सोशल हमारे इंटरेक्शन है, तो एक भौतिक वर्ल्ड में को एग्जिस्टेंस हो पाना मनुष्य के बीच में, इसको हम समझते हैं कि हमारा विकास है और यही हमारी मानव सभ्यता को आगे ले जाता है। अब हमारा विपक्ष यहाँ पर आता है और एक सवाल उठाता है कि हम म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के बारे में चुप्पी साधते हैं। तो इन्हें समझना पड़ेगा, ये खुद आके मान के जाते हैं कि मानव म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस कब आएगा, जब मानव के बीच में जो क्लैश है वो कम होंगे और किसी का भी वर्चस्व जो है किसी पे वर्चस्व नहीं होगा। पर आप समझिए महोदय कि सम्यक दर्शन में जो आपको पॉइंट कहा जाता है, आपको सम्यक दर्शन में यहाँ पर आके ये बताया जाता है कि जब आप स्थितिकरण की बात करते हैं कि धर्म जो भी भटका होगा उसको आप बड़े प्यार से समझा के अपने धर्म पर लाएंगे। पर आप महोदय समझिए कि आप दार्शनिक हैं, वर्तमान के सदन में आप बैठे हैं, आप समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म अपने आप में इतना रिजिड कॉन्सेप्ट है कि जो धर्म की कुछ एक पर्टिकुलर बिलीफ है और उन बिलीफ को ना मानने पर चाहे आपको अधर्मी कह दिया जाता है। तो यदि आप एक धर्म के लोगों की बात करें, क्योंकि भारत जैसे देश में भी बहुत सारे धर्म है, तो यदि आपका जो धर्म है उसको कोई नहीं मानेगा तो आप कॉन्टिन्यूसली ट्राई करेंगे कि आप जो आपका धर्म नहीं है, जो आपके धर्म पे नहीं है, कहीं ना कहीं आप उसको अपने धर्म में इंक्लूड करने का ट्राई करें। तो महोदय आप ये समझिए कि ये चीज जो है ये बिल्कुल भी समाज में पॉसिबल नहीं है कि आप जो है किसी को क्या कहते हैं बड़े प्यार से उसे समझाएं और उसको धर्म पे लाएं, क्योंकि धर्म अपने आप में एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है और रिजिड चीज भी है अपने आप में। तो ये आप समझिए इसको महोदय। अब यहाँ पर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रूव हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनके पैराडाइम में वो चीज एग्जिस्ट करती है कि जो किसी का भी जो वर्चस्व है एक दूसरे पे हमेशा स्थापित होगा। अब महोदय इन्हें समझना पड़ेगा कि ये आते हैं, ये हमसे सवाल पूछते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड होने में और सेल्फिश होने में मतलब बहुत डिफरेंस है, कि अगर आप खुद के बारे में सोचना और सेल्फिश होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मतलब इस कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट आपको ये कहता है कि जब आप आत्मा की सत्य को जानने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा का एक अल्टीमेट गोल क्या है? अपने सत्य को खोजना और परमात्मा से मिल जाना। तो जब आत्मा और परमात्मा के इस मिलन में सिर्फ दो ही पार्टीज यहाँ पे होती हैं केंद्र में, जो होती है एक आत्मा एक परमात्मा। आपने आत्मा के सत्य को खोजा, परमात्मा से मिल गए, तो कहीं ना कहीं जब आप परमात्मा को ही अपनी डेस्टिनी एकदम एंड रिजल्ट मान लेते हो और सारे एफर्ट उसी चीज में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो परमात्मा है वो भौतिकवादी वर्ल्ड से ऊपर उठ के है, समय और मतलब समय से और स्पेस से सबसे परे जो है एक वो परमात्मा है। तो आप इन सब चीजों के परे जाने की कोशिश करते हो, और जब इन सब चीजों के परे जाने की आप कोशिश करेंगे समय से परे, जो ईश्वर जो परमात्मा का समय से परे है, तो कहीं ना कहीं आप इस भौतिकवादी वर्ल्ड को छोड़ने की बात करते हैं महोदय। और कहीं ना कहीं हमारा विपक्ष भी मान के जाता है कि जो मानव की सभ्यता है और जो विकास है वो इस भौतिकवादी वर्ल्ड में होगा। तो आप ये समझिए कि इसलिए हम कह रहे हैं कि वो इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि जिस भौतिकवादी वर्ल्ड में वो जी रहा है, जिस कोएग्जिस्टेंस लाना है, कहीं ना कहीं वो इससे विमुख होकर वो परमात्मा की तरफ चलते जाता है और परमात्मा की तरफ चलते चलते वो डेवलप नहीं कर पाता है। अब महोदय ने समझना पड़ेगा कि ये बोलते हैं कि आत्मा जन्म कैसे लेती है, ये सवाल हमसे फिर पूछते हैं, और ये बताते हैं कि जो आत्मा है वो आत्मबोध से उपजता है, और काफी सारी चीजें ऐसी बताते हैं कि व्यक्तिपरक सिद्धांत है, ये है वो है, आत्मबोध होना, भौतिकता से अलग होना है, भावनाएं मूर्त होती है। ठीक है, अब मुझे समझना पड़ेगा कि भावनाएं और आत्मा में डिफरेंस क्या है। आत्मा का जो ये सिद्धांत जो कि जैन धर्म में मुख्य रूप से पाया जाता है और जो भी सम्यक दर्शन का सिद्धांत है, ये कहता है कि जो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, आपका शरीर नश्वर है, आपकी जो आत्मा है वो शरीर ट्रांसफर करती रहेगी। तो आत्मा का सिद्धांत आपको ये कहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं भावनाओं की, तो भावनाएं आत्मा से कैसे अलग है? क्योंकि आप मरे तो आपका शरीर नष्ट हुआ, आपकी भावनाएं भी नष्ट हो गई, पर आत्मा नष्ट नहीं होती महोदय। तो यही तो आपको समझना पड़ेगा ना कि भौतिकवादी इस संसार के सारे नियमों से पार ये आपकी आत्मा है। तो मनुष्य के मरने के बाद उसकी जो भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, पर आत्मा जो है वो एक मनुष्य के शरीर तक कन्फाइंड नहीं है। तो आप ये समझिए कि भौतिकवादी नियमों से परे जो है वो आपकी आत्मा है, और भौतिकवादी नियमों से परे होने पर जब आप ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो भौतिकवाद से ही परे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर जो आपकी मानव सभ्यता का विकास नहीं होगा जब तक आप भौतिकवाद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मान लेंगे। उसके बाद महोदय आते हैं इंटरेस्टेशन का पूरा कंसेप्ट बताके जाते हैं कि इच्छा आवश्यकता से अलग है और कैसे सारी चीजें अलग अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा महोदय कि इसका एक आपके पास मतलब क्या कहना आप इसे चाह रहे हैं, ये समझा नहीं पाते विपक्ष को। तो हम यहाँ पे महोदय बताना चाहेंगे कि आपको यदि किसी चीज की इच्छा होती है तो फिर आपको आवश्यकता भी फील होती है। तो इससे जो है हम एक सिद्धांत की बात करते हैं जब हम यहाँ पर आते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो इच्छा कहते हैं, जो निष्कांक्षित तत्व की हम बात करते हैं, कि जब आप कहते हैं इस सम्यक दर्शन में कहा जाता है कि इतनी भौतिकवादी संसारी चीजों के प्रति आपकी इच्छा ना हो, और यदि आपको कभी उनकी इच्छा होगी नहीं, यदि आप भौतिकवादी चीजों को आप एक अलग मान के चलेंगे कि ये
हमारे नेसेसरी है ही नहीं। अगर आपको उनकी ना आप उन्हें इच्छा मानेंगे ना आप उन्हें आवश्यकता मानेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन्हें एम्बिट से ही बाहर कर देंगे कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे को सोशल इंटरेक्शन हो क्योंकि ये बहुत एक बात है। तो कहीं ना कहीं इससे आपका जो मानव सभ्यता है वो विकास नहीं हो पाएगा और इसी चीज को हम जो है वो डिनाई करते हैं कि इसलिए हम इस सिद्धांत को मतलब मना कर रहे हैं। उसके बाद महोदय यहाँ पे आते हैं और ये बताते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इन्हें समझना पड़ेगा महोदय कि यहाँ पे जो पक्ष है वो ये नहीं कह रहा कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से समाज में विकास आएगा या नहीं आएगा। ये ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, जब आप कहते हैं कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत न होने से समाज में असमान हो रहा है तो कैसे हो रहा है वो आप नहीं बता पाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि मटेरियल चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो महोदय अब यहाँ पर यह समझिए कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आसक्ति है, पर इस सिद्धांत में जिस चीज के बारे में कहा गया वो इच्छा है। अब इच्छा और आसक्ति में अंतर क्या है कि जब जो आसक्ति है, आसक्ति होती है कि किसी भी चीज के प्रति अंधाधुंध चाह, लेकिन इस सिद्धांत बोलता है कि आपको इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। यानी पॉजिटिवली भी अगर आप देखें कि इच्छा एक पॉजिटिव कंसेप्ट है तो कहीं ना कहीं आपको उसकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत ये कहता है और ये पक्ष भी बता के जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आपको भौतिकवादी चीजों की इच्छा ही नहीं होगी तो उन इच्छाओं के ना होने से आप भौतिकवादी समाज का जो हमारा जो मानव सभ्यता है इसके विकास में आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि विकास होगा कैसे ना, जब सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे। अब उन कंट्रीब्यूशन डालने का हमारा मोटिव होगा कि हमें भौतिकवादी चीजें चाहिए, पर जिस व्यक्ति को भौतिकवादी चीजें चाहिए ही नहीं वो कंट्रीब्यूशन क्यों देगा, और कंट्रीब्यूशन नहीं देगा तो कहीं ना कहीं वो विकास में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। और यदि सभी सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो एक जो प्रोसेस है वो बड़ा स्टैग्नेंट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। उसके बाद महोदय ने समझना पड़ेगा कि ये आते हैं और ये हमसे मतलब काफी गलत इंटरप्रेट करते हैं हमारी बातों को। ये आके बोल के जाते हैं कि जो ज्ञानी कि हम ज्ञानी की एग्जिस्टेंस को मानने से नकार रहे हैं। पर महोदय आप ये समझिए ना कि हम ज्ञानी की एग्जिस्टेंस को मानने से नकार नहीं रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आपके जितने भी तत्व हैं ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव जो है क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप वात्सल्य की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि सिर्फ मुनियों को सत्कार दिया जाए, सिर्फ इन लोगों को सत्कार दिया जाए, लेकिन आपके एम्बिट में जो ये वात्सल्य है कि उन लोगों पर क्यों नहीं निकल के आ रहा जो मुनि नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका एक तत्व है ना वो एक्सक्लूसिव नहीं है। इस तत्व में किसी को फॉल होने के लिए आपको मुनि बनना पड़ेगा और सब कोई मुनि नहीं हो सकता है, सब कुछ आपको उपदेश नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपके कंसेप्ट एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए हम इसे नकार रहे हैं। क्योंकि जो चीज इंक्लूसिव नहीं है, जो चीज इंक्लूसिव नहीं है वो समाज का विकास भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो विकास करेगी तो वो सिर्फ कुछ लोगों का विकास करेगी और ऐसे विकास की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके बाद महोदय आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आते हैं, आप पूछते हैं कि रिफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट का आप एक पॉइंट यहाँ पर रखते हैं कि जो व्यक्ति कुमार की जो व्यक्ति है उस क्रिमिनल है वो कुमार पर ही चलने वाला व्यक्ति होगा। तो आपको समझना पड़ेगा महोदय कि जो ये पूरा डिबेट यहाँ पर चल के गया है इसमें एक तो अव्वल तो आप मतलब इन तत्वों पर बात नहीं करते हैं। दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि प्रभावना की कि जैसे जब आप चीजों को प्यार से लेकर आएंगे सामने, तो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा महोदय कि जब हम ऐसी चीजों की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ शक्ति की जब हम बात करते हैं तो आप जिस चीज को लेके जा रहे हैं आप नेगेटिव सेंस में पनिशमेंट की चीज को लेके जा रहे हैं। हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन जो पॉजिटिव है, ऐसी पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन जब आप किसी चीज पर रोक लगाते हैं समाज में समाज की बेहतरी के लिए, तो उस पनिशमेंट की हम बात करते हैं। बल्कि आप ये बात कर रहे हैं कि हम किसी शक्ति से किसी चीज को जबरदस्ती किसी की विल को यहाँ पे सरपास कर रहे हैं। तो महोदय ये नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन की बात हमारे नेता भी करके गई और हम भी आपको बताते हैं कि हम पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। प्यार जो है, यदि आप प्यार से लोगों को समझाते रहे तो फिर हमें लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्यार से कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती और आप प्यार को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद महोदय आपको यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा, ये सारे आपकी काउंटर है। अब महोदय आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं इनमें काफी सारे कंसेप्ट की, तो आपको काफी सारे जो कंसेप्ट है वो प्रॉब्लमेटिक दिखेंगे। क्यों महोदय? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम उपगुण की बात करते हैं तो उपगुण में हम ये मानते हैं जो व्यक्ति अपने गुणों की व्याख्यान न करे और दूसरों, तो महोदय सबसे पहले तो ज्ञानी बनने का जो क्राइटेरिया है वो बड़े क्यों? क्योंकि ना बताओ, यानी कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि समाज में आप अपने जो ओपिनियन है वो ढंग से ना रखो। आपकी आवाज कट रही है, एक बार रीचेक कर लीजिए नेटवर्क, मैंने समय रोक दिया। अरे नायक एक बार बता दे। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आपकी आवाज बोलना रुके थे, बाहर से आपकी आवाज कट रही है। ज्ञानी बनने का जो थॉट है वो बहुत सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ज्ञानी बनने का जो ये मतलब एक डेफिनेशन है बहुत सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी आपको तब बनाया जाएगा जब आप दूसरों के दुर्गुणों को ना बताएं। परंतु यदि किसी आपके दुर्गुणों को नहीं बता रहे हैं तो समाज की जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, इस यथार्थ को आप सामने नहीं आने दे रहे हैं। और हम बताते हैं कि किस प्रकार से जो यथार्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यथार्थवादी दुनिया के अलग जाके इस दुनिया में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीजों को एक लॉजिकल अप्रोच से आंसर नहीं दे पाएंगे। और यदि आप चीजों को लॉजिकल अप्रोच से आंसर नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये होगा कि आपका समाज में डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि जो रैशनल डिसीजन होते हैं वही हमेशा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज आप दूर हो जाएंगे। अब महोदय आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो ज्ञानी बनने की डेफिनेशन वो इसलिए भी है क्योंकि
वही बात है कि आप अपने गुणों को नहीं बताएंगे, यानी आप यदि आप किसी चीज में कॉन्फिडेंट है कि आपके कुछ गुण हैं तो आप उसे समाज में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि लोग आपको घमंडी समझेंगे। तो ये चीज जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद इन्हें समझना पड़ेगा महोदय कि जब हम निर्व चिकित्सा की बात करते हैं तो ये बोलता है कि सिर्फ जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसके बॉडीली फ्लॉ को आप क्या कहते हैं इग्नोर करके उनकी तारीफ करेंगे, पर जो इंसान नहीं है, अगेन वही पॉइंट आता है कि एक्सक्लूसिविटी वर्सेस इंक्लूसिविटी का, क्योंकि प्रिंसिपल इंक्लूसिव है ही नहीं, ये उन लोगों की बात कभी करता ही नहीं है कि जो लोग ज्ञानी नहीं है, और ज्ञानी होने की इनकी अपनी डेफिनेशन कितनी मतलब क्या कहते हैं फ्लॉड है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद महोदय हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक निष्कांक्ष की हम बात करते हैं, जब हम डाउट ना करने की बात करते हैं तो यदि कहीं ना कहीं आप डाउट नहीं करेंगे चीजों पर, जब हम थीसिस एंड एंटीथेसिस की हमारी नेता भी बात करके जाती है कि डाउट ना करना यहाँ पे होता है कि जो मानव का प्रोसेस है, जैसे आप साइंटिफिक डिस्कवरी की भी बात कीजिए, जब एक डिस्कवरी होती है फिर उस पर डाउट किया जाता है, नई डिस्कवरी होती है, और साइंटिफिक डिस्कवरी से ही हमारे वर्तमान में समाज जो इतने इन्वेंशन हुए हैं जिससे हमारा समाज जो समाज है बेहतर बन पाया है, और समाज के बेहतर बनने से ही सभ्यता का विकास हुआ है। इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं, ट्रेन का, जहाज का, इन सब का। तो जब तक ये इन्वेंशन नहीं होंगे तब तक हमारा समाज बेहतर नहीं हो पाएगा। और इन्वेंशन होते का मैं जब आप डाउट कर पाते हैं किसी चीज पे, जब आप डाउट किसी चीज पे कर पाते थे, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, पहले इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, ऐसे एटम की खोज हुई, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक आगे आपको क्रमिक विकास की तरफ लेके जाती है। पर जब आप डाउट नहीं करते, जब निष्कांक्षित होकर एक मार्क पकड़ लेते हैं, और वो एक मार्क कौन सा होगा आपके आत्मा का, तो जब आप एक मार्क पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पर डाउट नहीं करते तो आपका एक क्रमिक विकास है जो वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और जब आपका क्रमिक विकास कहीं ना रुक जाता है तो हम बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे उपगूहन, अबूदृष्टि, ऐसी सारी जो चीजें हैं, एक आइसोलेटेड वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट जो है काफी फ्लॉड है, एक्सक्लूसिविटी है कुछ लोगों में, तो इनसे हम मानते हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है वो मानव सभ्यता का विकास नहीं कर सकता। अब मैं उपनेता विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वह सदन पटल पर अपना वक्तव्य रखें। उपनेता विपक्ष आमंत्रित हैं। महोदय, सदन में उपनेता विपक्ष उपस्थित है। महोदय, सबसे पहले आप इनका विरोधाभास समझिए। ये कहते हैं कि हमको इन्वेंशन करना है, ये कहते हैं कि समाज में हमें आवश्यकताएं के लिए जो है वो सारी चीजों को इन्वेंट करना है। फिर ये महोदय उसको रिकॉग्नाइज करने की बात से अलग करते हैं जब ये कहते हैं कि वात्सल्य में सत्कार नहीं करना चाहिए। तो महोदय, जो हम अच्छे विचारों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और यदि अच्छे विचारों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो महोदय कोई इस बात के लिए क्यों प्रयत्न करेगा कि समाज में कुछ अच्छा हो और समाज में क्लैसेस कम हो। जैसे भारत रत्न देने का कॉन्सेप्ट आया और ये सारी चीजें आई, वो किस लिए आया? ताकि लोग समाज के लिए करें और इस बात को समझे, और इससे ही जो है महोदय मानव सभ्यता का विकास हो सकता है। अब ये कहते हैं कि हमने जो है मानव सभ्यता का डेफिनेशन नहीं दिया, तो प्रिवेंशन ऑफ क्लैश की जो हमने बात करी थी महोदय हमारे पक्ष ने, और किसी के मानव पे किसी का सुपर इम्पोजिशन ना होना, ये हमारे पक्ष ने डेफिनेशन दिया था कि किसी और का सुपर इम्पोजिशन ना हो। ठीक है महोदय। अब ये जो आते हैं हमारे नेता, ये आके कहते हैं कि भाई धर्म का कोई नहीं मानेगा तो अपने में लाने का ट्राई करेंगे। तो आपकी ये इच्छा है, ये जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आपकी आत्मा का कॉन्सेप्ट है, और जो उसके रिजिडिटी से बंध रहा है, तो उसको सोशली आइसोलेट करने की बात की जा रही है। और आपकी आत्मा का फिर मतलब यहाँ पे सच क्या है? आपने ये नहीं बताया, क्योंकि आपने शुरू के डेफिनेशन में ये कहा था कि आत्मा का तो कोई सच नहीं है, फिर आत्मा का यहाँ पे आया कहाँ से? और फिर आप बात करते तो किस परमात्मा ने कहा है कि सामाजिक काम में मुंह मोड़ लेने से आपके तथाकथित धर्म में, किस धर्म में ऐसा है कि भाई आप सामाजिक कर्मों से जो है अपना मुंह मोड़ लें? और महोदय, इसके बाद जब आप बात करते हो कि मनुष्य के मरने के साथ भावना मर जाती है महोदय, आत्मा नहीं, तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि आत्मा का सच क्या है? आपको फिर कैसे पता है जब आपने शुरू के डेफिनेशन में ये कहा कि आत्मा तो देखा नहीं? तो महोदय, इसके बाद शरीर नष्ट हुआ है तो यहाँ पे भावनाओं की जरूरत क्या है? और शरीर ही नष्ट हो गया है तो भावनाओं की जरूरत ही नहीं है महोदय। और इसके बाद ये कहता है कि भौतिकतावादी के बिना विकास नहीं। तो महोदय, भौतिकतावाद से कनेक्ट रखना और उसको प्रायोरिटी बनाने में फर्क है कि हमने जैसे बात करी इच्छा और जरूरत की, कि इच्छाएं जो है आपकी लिमिटलेस चीजें हैं, लेकिन जरूरत आपकी जो है एक समय तक होगी और एक बंधी हुई चीज है कि आपको आज भोजन चाहिए। लेकिन यदि आपको 4 रोटी एक्स्ट्रा रखनी है, आपको किसी और के हक का भी मार के खाना है, तो ये आपकी जो इच्छा है। तो भौतिकतावाद इन सभी चीजों को, हमने ये बात करी थी आपके साथ कि हम कनेक्ट रख रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी नहीं बना रहे। जैसे कि यदि मुझे कहीं जाना है, मुझे रेल मार्ग, और आपने जो बात करी है वो मेरा क्या है, वो मेरा जो महोदय की मेरी जरूरत है। लेकिन अब जब आप उस रेल मार्ग को बदल करके, मतलब कि आपकी जरूरत नहीं है लेकिन आप उसमें फिर भी एक सीट पे मतलब 6 सीटें हैं, आप एक आराम से सो करके ऐसे करके जा रहे हो, ये आपकी इच्छा है। इससे क्या हुआ? समाज में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, समाज में असमानता आई। और इन्होंने अभी तक हमारे गिनी कोएफिशिएंट का कहीं पर भी जवाब नहीं दिया है, कोई काउंटर नहीं दिया। आवश्यकता जरूरतें पूरा करेगा, उससे ऊपर ही तो इच्छा आएगी ना। और जब आवश्यकताएं से ऊपर जाएंगे तो आप रिसोर्स कैप्चर करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा भी था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है, हमारे पास झोली भरने के लिए नहीं है। यानी कि आपके पास जितना जरूरत है आप उतना रखेंगे तो आपके पास रिसोर्स होगा, लेकिन जब आप उससे ज्यादा इच्छाओं को रखेंगे तो क्या होगा कि आप झोली भरने के लिए चले जाएंगे, इससे दूसरों का हक मारा जाएगा। जहां
समानता की बात कर, इसीलिए जो हमारे नेता ने कहा था कि असमानता बढ़ रही है, तो पक्ष इसका जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उनके मॉडल में ही फॉल्ट है महोदय यहाँ से। इसके बाद महोदय की और इसके बाद ये कहते हैं इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। तो महोदय जरूरत तो हो सकती है ना, वो कहते हैं कि आगे चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जैसे बल्ब का। अब आपको बल्ब की जरूरत थी तो आपने बल्ब का आविष्कार किया ना आपने, तो ये जरूरत है, ये इच्छाएं कैसे, फिर आपने ये नहीं बताया। और आप कहते हैं लास्ट में कि ज्ञानी को मानने से इनकार नहीं रहे, वात्सल्य उन लोगों पर क्यों नहीं जो मुनि है। महोदय तो रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट करने का सवाल है ना। और सबसे बड़ा सवाल की जवाब और महोदय मतलब हमें विपक्ष, एक सेकंड महोदय, इसके बाद और सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि जवाब नहीं दिया गया कि मैकेनाइजेशन से जो हुआ क्या उससे वास्तविक विकास हुआ, कि वास्तविक विकास क्या था। जो हमने बताया था कि समाज में जो है किसी भी तरीके के क्लैशेस ना हो, कम से कम हो, और इस तरीके के समाज बने जहां पे सर्वसम्मति और इस तरीके की चीजें हो, इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। और उससे फिर विकास हुआ कैसे। और मतलब हमारे विपक्ष का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर, और महोदय जब हम फियर की बात करते हैं कि फियर क्यों होना चाहिए, तो मतलब हमारे विपक्ष का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर फियर पे बेस्ड होना चाहिए। और जब फियर बेस्ड होगा तो कोई ना कोई फियर शो करने वाला होगा जो उस फियर को यानी कि डर को शो करेगा, और फिर उसका डेफिनेशन होगा महोदय। और जब वो डेफिनेशन होगा तो फिर वो क्या होगा, फिर इन्होंने ये नहीं बताया। फिर रेप क्यों नहीं रुक रहे हैं आपके उस फियर के कॉन्सेप्ट को दिखाने से, ये नहीं बताया। हम क्यों कहते हैं महोदय कि फियर पे बेस्ड नहीं बल्कि प्रेम पे बेस्ड की समझाने का बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा महोदय आप लोगों को जुवेनाइल जस्टिस में क्या करते हैं, आप बच्चों को समझाते हैं, उसके बाद भी आप तुरंत कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दे देते हो। कैपिटल पनिशमेंट आप इसलिए देते हो ताकि वो सही मार्ग पर आ सके, आप उसको मौका देते हो सुधार करने का। और महोदय इसके बाद हम कहना था कि ज्ञानी ज्ञान के ऊर्जा से होगा ना। अब जब ये ज्ञानी वाली बात करते हैं, ज्ञानी को मानने से इनकार नहीं, तो फिर उस वाली बात हमारा ये है कि ज्ञानी ज्ञान के ऊर्जा से ही होगा ना। जब जो अर्जित ज्ञान को आप खारिज कर देते हैं तभी तो सोसाइटी को एक्शनलेस होगा जो आपने अर्जित ज्ञान किया। जैसे महोदय मान लीजिए हम ज्ञानी का मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेते हैं महोदय कि जैसे साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी करी और साइंटिस्ट ने बताया आपको कि इसी तरीके से ये हो रहा है। अब आपने उसको ज्ञानी मानने से इनकार कर दिया, उसके ज्ञान को आपने मानने से इनकार कर दिया, तो इससे क्या होगा कि वो चीजें डायरेक्शनलेस हो जाएंगी सोसाइटी हमारी, और फिर इससे जो है मानव सभ्यता का विकास महोदय यहाँ से नष्ट होगा, मानव सभ्यता का विकास रुकेगा। और महोदय पक्ष अभी तक नहीं बताया था कि इनका को एग्जिस्टेंस किस पे बेस है। जो हमारे पक्ष का, हमारे जो पक्ष के पहले नेता आते हैं वो पहले आके बोल के जाते हैं को एग्जिस्टेंस का प्रश्न करते हैं, को एग्जिस्टेंस है क्या, को एग्जिस्टेंस में होगा क्या, और को एग्जिस्टेंस आता कहाँ से, कैसे आता है, ये अभी तक पक्ष ने नहीं बताया हमें। और महोदय यहाँ आपकी आत्मा का कॉन्सेप्ट है, और राइट टू इक्वालिटी अभी भी डिफाइंड नहीं है महोदय। जो हमारे पक्ष के नेता ने कहा राइट टू इक्वालिटी फिर है क्या। फिर अगर आप ज्ञानी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो डिस्कोर्स कहाँ से आएगा महोदय। और यदि डिस्कोर्स नहीं आएगा तो फिर लोग अपने लिए रिकॉग्नाइज और इस बात क्यों मानेंगे कि हमें कुछ बेहतर करना चाहिए समाज के लिए। ठीक है महोदय। इसके बाद हमें लगता है कि ये सबसे बड़ी बात महोदय, ये दार्शनिकों के सदन में बैठ करके सिर्फ भौतिकतावाद की तभी से बात किए जा रहे हैं, और इनके पीएम ने, डीपीएम ने सिर्फ और सिर्फ भौतिकतावाद पे पूरा डिबेट करा है, और सिर्फ भौतिकतावाद में इन्होंने इच्छाएं और जो जरूरत है उन दोनों को एक बता दिया। और जब उन दोनों को एक बता दिया तो फिर अगर के डीपीएम कहते हैं कि देखो, फिर डीपीएम आके उसको क्लैरिफाई नहीं करते, जब हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे एक लालच होना या बहुत ज्यादा मुझे पैसा कमाना है, ये एक स्वार्थ है, एक लालच है, जबकि मुझे अपने जीने के लिए, मुझे अपने रहने के लिए, खाने के लिए मुझे बस इतना पैसा चाहिए, ये एक जरूरत है महोदय। इन दोनों पे फिर डीपीएम हमारे कुछ नहीं कहते हैं और सिर्फ भौतिकतावाद की बात कर रहे हैं, और मेटेरियलिस्टिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट। और महोदय यहाँ पर बात करते हैं कि मेटेरियलिस्टिक का हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि उससे कनेक्ट कर रहे हैं हम कि जितनी हमारी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन इस तरीके के भौतिकतावाद को दी। लेकिन फिर ये इच्छाओं की जब बात कर रहे हैं तो मेटेरियलिस्टिक नीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट महोदय फिर इच्छाएं कैसे हो गई कि ये पक्ष ने, हमारे डीपीएम ने नहीं बताया, जो हमारे नेता ने पूछा था। अब महोदय इनके पीएम का विरोधाभास, अब जो हमारे नेता ने कहा था आप वो समझिए महोदय, ये कहता है कि ज्ञानी दुर्गुणों को ना बनाए। तो महोदय इच्छा ज्यादा है तो लाभ कमाना हो सकता है, फिर तो आवश्यकता थोड़ी है वो। और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उठाए गए हमारे सवाल का कोई भी जवाब अभी तक विपक्ष की तरफ से नहीं आया है। और महोदय ये कहते हैं कि जब इन्वेंशन होगा महोदय नीड बेस्ड होनी चाहिए ना। अब आप जब नीड बेस्ड के लिए आप इन्वेंशन कर रहे हो और आप ऐसे कहोगे कि आप उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करोगे, आप उसको ज्ञानी भी नहीं मानोगे, आप उसको मानोगे भी नहीं, तो फिर क्या होगा समाज में। फिर महोदय कोई भी इस तरीके के इन्वेंशन, मतलब सबको पता है कि मेरा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, तो वो इस तरीके के प्रायोरिटी नहीं लेगा, वो अपने आप जो है इस तरीके कदम नहीं लेगा, क्योंकि फिर आपने तो बोला है कि सबका जीवन खत्म हो जाएगा, तो हम तो कह रहे हैं भावनाएं जो है खत्म हो गई फिर इंसान के साथ, फिर इस तरह की प्रायोरिटी क्यों लेगा। फिर पक्ष ये नहीं बताता हमारा कि प्रायोरिटी लेने के पीछे उसका उद्देश्य भी तो फिर होना चाहिए ना। इसके बाद महोदय जो हमारे पक्ष ने कहा था आपको कि म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस कैसे आता है, ये पक्ष ने नहीं बताया। समाज में दृढ़ से
समाज में द्वंद्व से कम हो, ये हमने आपको बताया था, और यही विकास हो सकता है, क्लेश को कम किया जाए। अब खुद के बारे में सोचना और स्वार्थी हो जाने में फर्क है। फिर हमने नारियों वाला एग्जाम्पल देकर के आपको स्पष्ट किया था, उसका भी पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और शब्द महोदय, उसका जो शब्द है, जो विषय में दिया गया, व्यक्ति परक की बात की गई है। आत्मा सर्व बोध से होता है और व्यक्ति परक सिद्धांत है, इस पे भी नहीं है। और देखिए, ये जो आत्मा है वो आपकी है, ये जो कनेक्ट है वो आपका कनेक्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करता है महोदय। और फिर आप बात करें कि इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, और इच्छा और आवश्यकता में डिफरेंस है। हम बता चुके हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण किस तरीके से गिनी कोएफिशिएंट उसके बाद लगातार बढ़ा है, किस तरीके से इसके बाद भी जो है, जैसे ये आया हमारा 1991 का जो हमारा पॉलिसी आया था लिक्विडाइजेशन एलपीजी का, उसके बाद भी इंडिया में असमानता बढ़ी है। तो किस तरीके से असमानताएं बढ़ रही है। और महोदय, हमारे पक्ष ने आपको ये बताया था कि ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, जितना जरूरत है उतना रखोगे ना। अब जरूरत हमारी क्या है कि भाई हमें खाना मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही जिससे मेरा आत्मा मतलब संतुष्ट, मतलब मैं संतुष्ट हूँ, मेरा पेट भर जाए। अब इन्होंने क्या किया उसको कि मेरे को कहीं आना जाना हो, रिलेशन बनाना हो, लेकिन इन्होंने उसको इच्छाओं पे भाग दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं, इच्छाओं के पीछे मत भागिए, और मानव शक्ति से समझते हैं तो क्राइम बढ़ क्यों रहे हैं। और सभ्यता के विकास में इंटेलेक्चुअल इनपुट को सिर्फ हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये पक्ष कहीं से भी नहीं बता रहे हैं कि इसमें जो है इंटेलेक्चुअल इनपुट, तो हमारा पक्ष बता के गया कि इंटेलेक्चुअलिटी होना क्यों जरूरी है, और इसलिए जो है वो ज्ञानी की बात करता है। अब महोदय समझिए कि जो पीएम ने कहा था उसमें कुछ विरोधाभास, कि समाज कोलैप्स होगा, और जैसे निसंकित किए देते हैं, गतिशीलता रुक गई। तो महोदय निसंकित है किसी व्यक्ति के विचारों पर सख्त, जब आप ज्ञानी की बात मानेंगे नहीं, उसने एक इन्वेंशन किया, आप उसकी बात को मानेंगे नहीं, तो आप इस तरीके की भावनाएं लाएंगे। और आप कहते हैं इच्छाएं खत्म होगी तो आविष्कार नहीं। महोदय संसार में भौतिकतावाद जो है, फिर उसमें जो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, किसकी जरूरत की, उस पे क्या आपका डेफिनेशन है। फिर बल्ब आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं नहीं है। फिर आप कहते हैं कि ज्ञानी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो महोदय लोभ नहीं रखेंगे तभी रहेंगे ना। अब यदि आप नहीं रखेंगे, आप उसकी तारीफ नहीं करते, तो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर आप लोभ नहीं रखोगे तभी रहोगे। फिर ये कहते हैं कुमार्ग पर चलने वाला महोदय, तो ज्ञानी है तो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, तो ज्ञानी वर्ग को एक्सेप्टेंस देना होगा। और ये कह रहे अवगुणों को धक रहे हैं, तो उस पर लास्ट पॉइंट है महोदय कि असमर्थ जनों का भी इसमें अवगुण होता है। ठीक है महोदय, मैं ये वाला पॉइंट जो है वो पूरा कर लेता हूँ। जो असमर्थ जन होता है उनका भी अवगुण होता है, जैसे कि कोई काबिल ही नहीं है तो उनका अवगुण को आपको ढकना पड़ेगा। और प्यार नहीं होगा तो फियर एंड फोर्स नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिससे सभ्यता पीछे चली जाएगी। इंसान ही नहीं रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगा, तो व्यक्ति तो सभ्यता का विकास कहाँ से होगा महोदय। धन्यवाद। ओके दीदी, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हुए मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वो पक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। राजेश आप है ना यहाँ पे? हाँ, मैं हूँ, और मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं नेता पक्ष को बुलाना चाहूंगा, बाकी लोग बस माइक। हाँ जी भैया, मैं हूँ यहाँ पे। पूछना हो तभी माइक ऑन करना प्लीज थोड़ा। ठीक है, मेरी आवाज सभी निर्णायक मंडल तक स्पष्ट रूप से आ रही है? हाँ राजेश, भैया बिल्कुल स्पष्ट है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक। मेरा आपसे प्रश्न है, सुकरात को ये कोपरनिकस को फांसी मार क्यों दिया गया था? महोदय वो उस समाज का अंधविश्वास था जो वर्तमान के समाज में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या कोपरनिकस उस विश्वास को बदलने का प्रयत्न कर रहा था अपने ज्ञान से? महोदय कोपरनिकस जो कर रहे थे, वो जो मतलब कोशिश करते हैं, उनको जो आप जिस हत्या की या बात कर रहे हैं, तो वो 4 लोगों की साजिश थी, जो कभी भी हो सकते हैं, जो हमारे टॉपिक से या संदर्भ से रिलेटेड है ही नहीं। वो कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे लिए रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। मतलब उन 4 लोगों ने कोपरनिकस के ज्ञान को रिस्पेक्ट नहीं किया? महोदय वो लोगों की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, जलन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, संदर्भ उनका कुछ अलग था। जलन जैसी भावनाओं का पुट है उसमें। एग्जैक्टली, ठीक है। महोदय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। तो उसने कॉन्स्पिरेसी क्यों की? महोदय एक मानव के अंदर 9 रस होते हैं, अब उन 4 मानवों के अंदर कौन सा रस था मुझे नहीं पता, क्योंकि वो संदर्भ बिल्कुल अलग है। किस रस से उठती है? जी समझाऊंगा, कॉन्स्पिरेसी किस रस से उठती है? महोदय कॉन्स्पिरेसी हो सकता है उनको कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये हमारे लिए काम नहीं है, वो नॉलेजेबल नहीं है। महोदय कुछ भी हो सकता है, संदर्भ बिल्कुल ही अलग है इसका। कॉन्स्पिरेसी को आप नहीं, संदर्भ है, कॉन्स्पिरेसी को आप नेगेटिव, आपके पास जवाब नहीं तो वो बोल दीजिए। कॉन्स्पिरेसी एक नेगेटिविटी है? महोदय डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कॉन्स्पिरेसी आप किसके अगेंस्ट और क्यों कर रहे हैं। सिचुएशन में कॉन्स्पिरेसी एक नेगेटिविटी थी? महोदय उस सिचुएशन में नेगेटिविटी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका इंडिविजुअल जो भी चल रहा था वो एक संदर्भ अलग था, परिस्थिति अलग थी। दिया लेकिन नेगेटिविटी नहीं थी। ठीक है, आपके पास एक सेकंड विकास भैया प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, मुझे आवाज कट रही है। ठीक है, मानव परफेक्ट होता है? मानव परफेक्ट होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक मानव का नाम लीजिए जो परफेक्ट था।
हो सकता है आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही तो उदाहरण दीजिए। महोदय अगर आप मेरे व्यक्तिगत विचार पूछेंगे तो मेरे को तो मैं परफेक्ट लिखती हूँ, मुझे तो मुझे फिर कोई कमी नहीं दिख रही है। मेरे व्यक्तिगत विचार है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है महोदय की परफेक्शन अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव है। आप मतलब सब्जेक्टिविटी का पुट मान रही हैं? सब्जेक्टिविटी का पुट होना और सब्जेक्टिविटी की प्रायोरिटी होना, मैं उसमें डिफरेंस मानती हूँ और इसलिए मैं ये कहती हूँ कि पुट हो सकता है लेकिन प्रायोरिटी नहीं हो सकती। सब्जेक्टिविटी के पुट के उसकी प्रायोरिटी आ जाएगी। सॉरी, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? बिना सब्जेक्टिविटी के पुट के उसकी प्रायोरिटी आ जाएगी। किसकी महोदय, किसकी प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं आप? बिना व्यक्तिपरक भावनाओं के पुट होने के क्या व्यक्तिपरक प्रायोरिटी बन जाएगी? महोदय जब हम समाज की बात करते हैं ना, मानव सभ्यता, तो सभ्यता एक मिनट भैया प्लीज, मैं आंसर ये वाला कंप्लीट कर लूं प्लीज। जब हम मानव सभ्यता की बात करते हैं ना तो वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होता, वो कलेक्टिव होता है। और सब्जेक्टिविटी आप लाइए, पुट लाइए, लेकिन प्रायोरिटी आप नहीं रख सकते क्योंकि आपको कलेक्टिविटी चाहिए मानव सभ्यता के विकास के लिए। इक्वालिटी में क्या हर मनुष्य होमोजीनियस है? क्या आपके इक्वालिटी में, आपके जो राइट टू इक्वालिटी है, जो समानता है, क्या उसमें हर मनुष्य एक जैसा है, होमोजीनियस, एक रूप है? सबको अपॉर्चुनिटी हम देना चाहेंगे। हम इक्वालिटी का जो संदर्भ देके गए थे, मैं फिर 15 सेकंड लेना चाहूँ। एक मिनट भैया प्लीज, 15 सेकंड यहाँ पे मेरा अधिकार है, मैं यहाँ पे 15 सेकंड ये लेना चाहूंगी। महोदय जब हम बात करके गए थे ना राइट टू इक्वालिटी, तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ कि वो ये था कि आप जो बात कर रहे हैं ना जिस सिद्धांत की, उसमें सिर्फ ज्ञानियों को रख रहे हैं, और हम जो क्या कह रहे हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी दीजिए। आप ज्ञानी इसका कर देते तो आप अपॉर्चुनिटीज नहीं रखते, और इसलिए अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहते हैं। क्या किसी को रिस्पेक्ट देना सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करना होता है? हाँ महोदय, आपके सिद्धांत में लिखा है कि आप सिर्फ ज्ञानियों को देंगे, अज्ञानियों को आप बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ज्ञानियों को ये एग्जिस्टेंस, अगर आप किसी को आदर देना और किसी को भगवान मान लेने में फर्क है? महोदय आदर देने का मतलब होता है आपने विश्वास, क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने पूरे वर्गों को प्रश्न सुन लीजिए महोदय, प्रश्न सुन लीजिए, बात नहीं कर रहे हैं प्लीज महोदय, प्रश्न सुन लीजिए। हाँ जी भैया बोलिए। समझाइए कि भैया बोलिए, आदर देना क्यों सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस को मानना है? उदाहरण दीजिए कि क्यों आदर देना सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस को मानना है? जब महोदय आदर की जब हम बात करते हैं ना, तो आदर का मतलब होता है कि आप उस पर विश्वास कर लेना है, आप क्वेश्चन नहीं करें। और जब आप किसी पे क्वेश्चन नहीं करते ना, तो वो एक्सक्लूसिविटी आ जाती है क्योंकि आप दूसरे के एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहे हैं। आपके ही स्पीच में विश्वास, आपके ही वक्तव्य में विश्वास और अंधविश्वास जैसी दो चीजें आई थी, दोनों में फर्क है? महोदय विश्वास से अंधविश्वास दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सिर्फ एक छोटी सी वो है कि एक पहला पड़ाव है, दूसरा पड़ाव है, फर्क नहीं है महोदय, वो एक ही चीज है, बस पड़ाव का अंतर है। अच्छा, पड़ाव है तो कुछ तो फर्क होगा उन दो पड़ावों में, तभी आप उनको पड़ावों में बांट रही हैं। नहीं महोदय, बिल्कुल फर्क नहीं। आप विश्वास करें, आपका विश्वास ही जो अंधविश्वास बन जा रहा है, तो में क्यों बांट रही हैं? क्या समय समाप्त हो चुका है, अब बांट क्यों रही है आप? महोदय अंधविश्वास और विश्वास, हमने देखिए, मैं उत्तर दे देती हूँ आयुष, बस 10 सेकंड लूंगी। तो जो आप विश्वास और अंधविश्वास की जब हम पड़ाव की बात करते हैं, तो पड़ाव अलग नहीं होता, दो सीढ़ियां ऊपर नीचे, इसका मतलब वो सीढ़ियां अलग नहीं है, वो सीढ़ियां ही है। विश्वास अंधविश्वास दोनों सेम ही है, एक दूसरे के पूरक ही है। खुशबू आपका जवाब मिल गया, ठीक है, थैंक यू। आयुष आप फिर से रीसेट कर लीजिए अपना टाइमर। हाँ दीदी, मैंने रीसेट कर दिया है। मैं पक्ष से आग्रह करूंगा वो विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। हम विकास भैया वो उपनेता को आमंत्रित करेंगे। उपनेता सदन पटल पर प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित हैं। खुशबू आप स्टार्ट करेंगी या फिर मैं करूं? करो, आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ भैया आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज ना आए ना तो खुशबू आप प्रश्न स्टार्ट कर देना अगला, अगर मेरी आवाज कहीं पे रुक जाए तो, क्योंकि वो चांसेस हैं होने के। एक बार आप टाइमर रीसेट कर दीजिए। टाइमर रीसेट कर दीजिए महोदय। आयुष ठीक है महोदय, आप उपस्थित हैं यहाँ पर, एक बार अपनी उपस्थिति बता दीजिए। हाँ जी महोदय, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? ठीक है। आप मुझे बताइए कि किसी भी चीज का लिमिटलेस होना क्या होता है? लिमिटलेस होना आप अथाह बढ़ता जाता है, वो मतलब कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। हाँ, लिमिट तो भाई लिमिटलेस क्या होता है? लिमिटलेस इच्छाएं जैसे कि होती हैं, तो उसमें क्या होता है? आज आपको 4 रोटी की जरूरत है, नहीं, किसी भी चीज का लिमिटलेस होना। अरे लिमिटलेस यानी कि अथाह है वो। ठीक है, अथाह है। अब आप मुझे ये बताइए कि मृत्यु होना मनुष्य जीवन का अंत है, सीमा है एक? अब महोदय आप यदि ये कह रहे हैं, तो ये जो आप इंदिरा गांधी है जैसे ये है, तो आप इनकी विख्याति देखिए, वो आज भी चल रही है। क्यों चल रही है महोदय?
इन्हीं कारणों से चल रही है ना, क्योंकि उनकी भावनाओं को हम देखते हैं। ठीक है, मुझे ये एक मिनट, बताइए महोदय, क्या व्यक्तित्व और विचारधारा, अंकित एक सेकंड, व्यक्तित्व और विचारधारा में आप कोई अंतर समझते हैं? हम पूछ रहे व्यक्ति के जीवन का अंत होता है या विचारधारा का? आप बताइए पहले, आपने इंदिरा गांधी का एग्जांपल दिया। मतलब व्यक्ति के जीवन का अंत होगा तो परमात्मा से मिलन भी तो है ना, फिर नहीं उसके बाद आत्मा से परमात्मा का मिलन भी तो होगा ना फिर। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, आप आत्मा के एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करेंगे? आपके पास ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं? महोदय आप ये समझिए, इस तरीके की जो बातें हैं जो कही गई है, ये महोदय आप आत्मा की खोज करेंगे, इसके लिए आत्मा के एक मिनट भैया प्लीज, मैं प्रश्न रिपीट कर रही हूँ, भैया मैं प्रश्न रिपीट कर रही हूँ बस। आप आत्मा की खोज करेंगे तो खोज करने के लिए उसके एग्जिस्टेंस को भी तो प्रूव करना होगा, कैसे करेंगे? एक बात सुनिए, ये मुझे पता है कि वो है, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। जैसे आपका परफेक्शन पर्सनल है, वैसे ही आत्मा है, ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं इस विचारों में मानता हूँ, क्योंकि मैं सम्यक दर्शन में मानता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि आत्मा है। ठीक है महोदय, आप ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन का अंत होगा तो परमात्मा से वो मिल जाएगा, यानी मनुष्य का अंत होगा, मतलब कहीं ना कहीं नश्वर शरीर का तो हो जाएगा। नहीं महोदय, उसके बाद आत्मा से परमात्मा का मिलन भी है, आप मतलब ठीक है, अंत लेकिन होगा और अंत के बाद परमात्मा का मिलन होगा, यही कह रहे हैं ना आप? महोदय शरीर का हो जाएगा ना, शरीर का अंत होगा। ठीक है, इच्छाएं शरीर की होती हैं, आत्माओं की होती हैं? इच्छाएं महोदय, आप यदि आत्मा की संतुष्टि की बात करेंगे तो आत्मा की संतुष्टि से नीड तक है कि आपकी जरूरत है महोदय। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी महोदय सुनिए प्रश्न सुनिए। आप अभी एक मनुष्य हैं, आपके अंदर आपकी आत्मा भी है, तो आप जो इच्छाएं करते हैं वो आपकी आत्माओं की इच्छा होती है या आपके शरीर की इच्छा? महोदय इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए ना, इच्छाएं होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने यदि आत्मा को माना है कि आत्मा है तो आत्मा की जरूरत है, उसके ऊपर आपने जितनी सारी चीजें करी है वो इच्छाएं होनी नहीं चाहिए। आपने जो एक्स्ट्रा करा है वो होना ही नहीं चाहिए। आपको जैसे रोटी खाने की जरूरत है और आप यदि पिज्जा खा करके कार्बन फुटप्रिंट करेंगे तो आपकी एक सेकंड, उत्तर मिल गया। भैया आपने कहा इच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि इच्छा करता कौन है? अगर आपका आत्मा बोध ही महोदय इनकम्प्लीट है तो इच्छा किसी की भी हो सकती है ना, वो आत्मा का भी हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है, आपकी इच्छा बोध ही इनकम्प्लीट है ना फिर। आत्मा बोध करवाता कौन है? मनुष्य स्वयं? महोदय मुझे लग रहा है तो है, मीन्स की मेरा ये विश्वास है तो है, परमात्मा से मिलने के बाद इच्छा नहीं होगा फिर किसी चीज का, क्योंकि मेरा मिलन हो गया उनसे। ठीक है, यानी आप मानते हैं कहीं ना कहीं, आप ये चीज क्या कहते हैं, मान के चलते हैं कि जो मनुष्य है, अगर मनुष्य मर जाएगा तो क्या मनुष्य की जरूरतें होंगी? महोदय यदि मनुष्य मर गया तो मनुष्य का जो नश्वर शरीर है, जो शरीर का अंत हो गया है, उसकी क्या जरूरत होगी फिर? मतलब आपने जला दिया, आपने उसको जला दिया। ठीक है महोदय, ठीक है, मेरा प्रश्न ये है। अंकित रुक जाए एक सेकेंड। महोदय आप ये बताइए कि निर्व चिकित्सा के अंदर आपने ज्ञानी के एग्जिस्टेंस को माना, तारीफ करेंगे आप उनकी? महोदय यदि कोई ज्ञानी है तो हमने ज्ञानी की डेफिनेशन दी ना, जिसे पता है समाज के बारे में, जिसे कॉन्सेप्ट पता है। भैया आप ज्ञानी की तारीफ करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे महोदय, तारीफ करना इसलिए रिकॉग्नाइज करेंगे। अज्ञानी को रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि आपकी डेफिनेशन में तो ज्ञानी आ रहा है सर। महोदय वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ज्ञानी को रिकॉग्नाइज किया, इट्स नॉट मीन, आप महोदय सुन तो लीजिए, ज्ञानी को आपने रिकॉग्नाइज किया, इट्स नॉट मीन कि आपने अज्ञानी को बाहर कर दिया सोसाइटी से, उनको आपने सोसाइटी से बाहर ही कर दिया, ऐसा नहीं है महोदय। बिना ज्ञानी के अज्ञानी। भैया एक सेकंड, 15 सेकंड हो गए। आप अगर अज्ञानी को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप उनको अलग भी नहीं कर रहे, तो उनको मोटिवेशन कैसे दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? महोदय बिना ज्ञानी के अज्ञानी का बोध कैसे होगा कि अज्ञानी है, इसे इसके बारे में पता नहीं है। पहले ज्ञानी का तो पता होगा तब तो आप बताएंगे ना कि अज्ञानी है। अब उसको लगेगा कि भाई हाँ, यदि मैं भी यहाँ तक जा सकता हूँ, मैं ज्ञानी बन सकता हूँ, मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, तो वो रिकॉग्निशन के लिए काम करेगा और उसी से समाज का। अच्छा महोदय एक अंतिम प्रश्न, खुशबू। अंकित रुक, अज्ञानी से तो आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, फिर आप अज्ञानी को रिकॉग्नाइज कैसे करें? क्योंकि आपका अगला सिद्धांत तो फिर इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा। महोदय मैंने क्या बोला आपको, आप जो भी सिद्धांत आप कह रही है उसमें हम ज्ञानी या अज्ञानी से इंटरेक्ट की बात नहीं है, हम अज्ञानी है उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब हम इंटरेक्ट किससे नहीं कर पा रहे हैं, आप ये समझिए। आखिरी प्रश्न बस बता दीजिए, छोटा सा प्रश्न है, आप उसको सुन लीजिए इसका, आप बस एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि आप ये बताइए कि बल्ब का जो इन्वेंशन था वो मतलब किस चीज पे? ठीक है, बल्ब का जरूरत था महोदय, की जरूरत के कारण से इन्वेंशन हुआ। और महोदय जो पिछला वाला आप पूछ रहे थे कि भाई अज्ञानी को रिकॉग्निशन, ये वाला महोदय का प्रश्न वाला फिर से दोहरा दीजिए, मैं भूल चुका हूँ, आंसर दे लेने दीजिए प्लीज। अब विकास हमें आपका जवाब मिल गया था, अब आपको जवाब या सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, तो हमने सुन लिया था आपने जो कहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, विपक्ष उपनेता से प्रश्न कर सकता है, और आप लोग एटलीस्ट टीम के बीच में थोड़ा कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखिए, कौन सवाल पूछ रहा है,
किसके बाद क्या सवाल पूछना है, बीच में कुछ हम सुन नहीं पाते हैं, आपका दोनों टीम्स का लॉस होता है, तो थोड़ा सवाल आराम से पूछिए। जी, विपक्ष पक्ष को बुला ले। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, शेष वक्ता। ठीक है, क्या मेरी एक सेकंड विकास मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, जी भैया। ठीक, मैं पूछता हूँ, कार्ल मेंजर के इकोनॉमिक्स के सिद्धांत बताइए क्या होता है? महोदय, मैं इस व्यक्तित्व से थोड़ा अभिज्ञ हूँ, मतलब मुझे नहीं पता है कौन है ये। उस मामले में अज्ञानी है, ठीक है। नहीं, अरे मेरे अज्ञानी होने की डेफिनेशन नहीं महोदय, आप अपने अज्ञानी होने की डेफिनेशन अगर अलग मामले में आप अज्ञानी है महोदय, ये कह रहे हैं हम, इस मामले में अज्ञानी है। हाँ, तो दीजिए क्या है कार्ल मेंजर का इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल, ज्ञान है तो दीजिए उस मामले में। महोदय, आप समझिए कि सिर्फ एक बंदा जो एक व्यक्ति होता है वो कुछ चीजों में अज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञान और ज्ञानता और अज्ञानता एक बहुत बड़े कंसेप्ट है। सिर्फ एक छोटी सी चीज में आप किसी व्यक्ति को केवल दिख रहे हैं। कंसेप्ट बताइए। महोदय, मैं बताता हूँ आपको, आप जो कंसेप्ट पूछ रहे हैं, आपका मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्ञानता और अज्ञानता का कंसेप्ट इतना वास्ट है कि अगर मुझे एक कंसेप्ट नहीं पता होगा इकोनॉमिक्स का, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अज्ञानी हूँ उस मामले में। आपकी डेफिनेशन बहुत मतलब कन्फाइंड है। ज्ञान तो जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो ज्ञान सोसाइटी में ट्रिकल कैसे होगा? महोदय, प्रश्न दोहराइए। जब अगर ज्ञानता और अज्ञानता इतनी असीम है तो बिना उसको रिकॉग्नाइज करे सोसाइटी में वो ट्रिकल कैसे होगा? महोदय, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपके जो ये सम्यक दर्शन के जो सिद्धांत हैं, ये क्या कहते हैं? ये सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ ज्ञानी को रिकॉग्नाइज कीजिए और बाकी किसी को रिकॉग्नाइज कीजिए मत। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रिकल कैसे होगा? प्रिंसिपल है, जब आप दर्शन की बात करते हैं ना, एक दोनों को कर लिया, मैं वही तो आपको बता रहे हैं, आप सुनिए थोड़ा। फर्क, दोनों में कुछ फर्क है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो। आवाज नहीं आ रही। दोनों में कुछ फर्क। हाँ, ठीक। नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। मुझे आवाज आ रही है, जो राजेश भैया बोल रहे हैं मुझे उनकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे अंकित नहीं दिख रहे हैं या अंकित की आवाज नहीं आ रही। अंकित की आवाज थी राजेश भैया वो, लेकिन अभी हेलो अब आपकी आवाज अब आप। हाँ भैया, अपना लास्ट प्रश्न रिपीट कर दीजिए। एक्चुअली मेरी आवाज गई थी, आई गेस मैं बोल रहा था। पूछता हूँ, ज्ञानी होने की डेफिनेशन दीजिए। महोदय, ज्ञानी होने की डेफिनेशन ये है कि क्या जो हमारा यहाँ पे एक सिद्धांत है, अगर हम आपको एग्जैक्टली सिद्धांत यहाँ पर बताएं, जो अपगुहन का सिद्धांत है, वो कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो अपने गुणों को नहीं बताएगा लेकिन दूसरे के दुर्गुणों को भी नहीं बताएगा, तो वो व्यक्ति ज्ञानी हुआ कैसे जब वो समाज की सच्चाई सामने नहीं ला पा रहा है? ये उनकी ज्ञानी की डेफिनेशन सिद्धांत में लिखा है। सर, किस सिद्धांत में लिखा है इसमें? महोदय, उपगुहन पहले दूसरे सम्यक दर्शन छठे सातवें किसमें? पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें किसमें लिखा है? महोदय, नाम बता तो दिए सिद्धांत का। उपगुहन अब कौन से क्रम पे आता है ये आप देख लीजिए। उपगोहन में वो कहीं भी नहीं लिखा है जहां पे आप अज्ञानता को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप अज्ञानता को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता ज्ञान का? महोदय, यहाँ पर जो उपगुहन का सिद्धांत है उसी को गलत बता रहे हैं। महोदय, आप सुन लीजिए, पहले आपने ये फैक्चुअल एरर किया है, आप उसी को गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसमें ये है कि जो अज्ञानी है उसके ज्ञान को नहीं मानेगा, उसके द्वारा दोष हो जाने पर उसके दोषों को क्षमा कर देगा। महोदय, सुनिए, आप क्षमा करने का कंसेप्ट है। अब मेरा अगला प्रश्न, आप जब नहीं महोदय, इसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, इसका जब 15 सेकंड एटलीस्ट मुझे मिलेंगे ना। आप ये बताइए कि जब हम आप कहते हैं कि महोदय, मैंने आप ही दोनों बोलते गए, मैंने उत्तर दिए कहाँ? हमने निर्णायक मंडली बताया, आपने मिस। नहीं, आपकी तरफ से। अंकित, आप राजेश को अपना प्रश्न पूछने दीजिए, दोहराने दीजिए। राजेश, प्लीज थोड़े छोटे प्रश्न पूछिए। जी मैम। बट एक क्लैरिफिकेशन तो हमारी तरफ से भी दिया जाना चाहिए जब विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है किसी चीज को लेकर कि फैक्चुअल मिस्टेक हुई है। टाइम निकल रहा है तो टाइम रोकिए। टाइम रोक दो, टाइम रोक दिया करो ऐसे में, 10 सेकंड एक्स्ट्रा देना। आपको अगर कुछ क्लैरिफाई करना है तो आप उनके, जब आप दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे आप उसमें बता दीजिए हमें, लेकिन आप उनको प्रश्न पूछने से रोक नहीं सकते। आपको आपके जो 15 सेकंड आपका अधिकार है वो कब के निकल चुके हैं। अब आप उनका जो अगला प्रश्न सुनिए, और अगर आपको पिछले प्रश्न में कुछ क्लैरिफिकेशन देना है तो आप उसमें जोड़कर बताइए हमें, ठीक है? जी महोदय, जैसे आपकी इच्छा। डर कौन दिखा सकता है सोसाइटी में? महोदय, ये बहुत चीजें डिपेंड करती है, और जो उपगुहन का सिद्धांत है, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि फैक्चुअली मिस्टेक हुई है, आप इसको करेक्ट करके जाते हैं, आप अपना उपगुहन का सिद्धांत बताते बजाय विरोधाभास गिनाने के जो रियल में एग्जिस्ट करते भी नहीं है। क्या उसी ने उसका सिद्धांत? डर कौन दिखा सकता है, उदाहरण सहित बताइए। डर कोई भी दिखा सकता है। मैं आपको डर दिखा सकता हूँ, आप मेरे को डर दिखा सकते हैं। मैं आपसे क्यों डरूंगा? क्योंकि मैं आपको डराऊंगा। कुछ तो रीजन होगा, उस डर का सब्सटेंस क्या होगा?
वही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि हर कोई व्यक्ति किसी को भी डरा सकता है, तो उसके अलग अलग रीजन होंगे। अब मेरे काफी सारे रीजन हो सकते हैं। यदि मैं आपको बोलूं, हाँ एक उदाहरण सही समझाइए। हाँ, यदि मैं आपको बोलूं कि अभी आप ये पीढ़ी हारने वाले हैं, तो आप इसे थोड़ा बहुत डरेंगे, आप नहीं भी डर सकते हैं। मैं किसी और को बोलूंगा कि आप पीढ़ी जीत। अगर मुझे ये ज्ञान है कि मैं नहीं हारने वाला हूं, तो क्या मैं आपके डर को डर के रूप में लूंगा? महोदय, अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप डर की डेफिनेशन क्या देते हैं। जब हम यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैं आपको डराऊंगा और आप डरेंगे, डर को डेफिनेशन तो हाँ महोदय सुनिए, आप यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि डरेगा कौन। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि डर होता क्या है, आप पूछ रहे डरेगा कौन। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डर है वो बहुत अलग अलग चीज है, कि अलग अलग व्यक्ति को डरा सकता है अलग अलग चीजों से। और यहाँ पर आप ये भी ठीक है महोदय, डर क्या, प्रश्न पूछिए अगला। डर क्या होता है? डर क्या होता है? डर एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप भयभीत होते हैं चीजों के प्रति, आपको कुछ के बताता है, आपका एक रिएक्शन, एक तरीके का रिएक्शन है। सुनिए, अगर आप जिस चीज का भय दिखा रहे, अगर वो चीज मेरे पास पहले से हो, चाहे ज्ञान के मामले में या भौतिकता के मामले में, तो मैं डरूंगा। महोदय यदि आपके पास इसका ज्ञान, तो महोदय को समझना पड़ेगा कि आपकी डेफिनेशन में जो सारी चीजें बात हो रही है ना, वो ज्ञानी की हो रही है, अज्ञानियों की तो बात हो ही नहीं रही है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये आप पूछ रहे हैं, आप समझिए, आप डरेंगे क्यों? आप डरेंगे ये क्योंकि आपको एक अनसर्टेनिटी लाई जाएगी, आपके ज्ञान पर ही क्वेश्चन कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप वो चीजें डर जाएंगे। मैं आपको बोलूंगा कि आप पीढ़ी हारेंगे, आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी डिबेट की है, लेकिन अगर मैं आपको डराता हूँ तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आएगी, उस अनसर्टेनिटी से आप डरेंगे। और डर तभी स्थापित होगा जब कोई उस डर को एक्सेप्ट कर लेगा। महोदय ये डिपेंड करता है कि आप किस बंदे के कंटेक्स्ट में बात, किस व्यक्ति के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। डर को लोग एक्सेप्ट करते हैं यूजुअली। 10 सेकंड और एक सवाल और कर सकते हैं। मेरा सवाल वही है कि डर बिना एक्सेप्टेंस के आप क्रिमिनल रिफॉर्मेशन कैसे ला रहे हैं, अगर एक्सेप्टेंस आपका आधार नहीं है तो? भैया अगर आप क्रिमिनल रिफॉर्मेशन डर के माध्यम से लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बिना एक्सेप्टेंस के कैसे आप डर दिखा रहे हैं? क्योंकि आप एक्सेप्टेंस को तो आपने बता दिया कि जरूरी नहीं है। मुझे अंकित की आवाज आ नहीं रही। आप भी समझिए ना कि हम यहाँ पे डर की जो बात कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूँ। हेलो राजेश जी, प्रश्न समाप्त हो चुका है महोदय, प्रश्न समाप्त हो गया, उत्तर दे दीजिए। मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। आप महोदय जिस चीज को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, हम पूरी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि हम पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर का कंसेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है, इसीलिए हम ये चीज लेकर आएंगे और हम प्यार से ना समझा के हम लॉ एंड ऑर्डर समझेंगे, पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन समझेंगे। धन्यवाद महोदय। के कोई रिस्ट्रिक्शन कैसे ला सकते हैं? राजेश आपका समय समाप्त हो चुका है, आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आखिरी वक्ता से सवाल पूछे जाएंगे। आखिरी वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। जी वो नेता विपक्ष जी, मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सब तक आ रही है, पहले ये बता दीजिए। हाँ भैया आ रही है। हमें भी आ रही है भैया। महोदय ये बताइए आपकी आवाज आ रही है। एक मेरा रिक्वेस्ट है, एक सेकंड टाइमर रोको। ये ओवरलैपिंग आप लोग मत कराओ आवाज की, उसमें समझने में परेशानी हो रही है। जैसे एक तो हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में हैं, ऊपर से आप लोग ओवरलैप कर रहे हो ना, तो दिक्कत हो रही है और पॉइंट मिस होगा तो उसमें अल्टीमेटली आपका भी नुकसान और जूरी की भी इंटीग्रिटी पे प्रश्न। भैया एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि मतलब मेरे एंड से मतलब बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ये चीज मुझे भी लग रही है, मुझे कई बार आवाज आती नहीं है तो ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे कुछ उसमें मिस हो गया तो आप लोग का भी नुकसान और जूरी की इंटीग्रिटी पे भी प्रश्न आएगा, तो इसीलिए मतलब आराम से करो, ठीक है? प्रश्न उत्तर तो चलेगा ही, आराम से करो, ठीक है? तो जब तुम नहीं पूछ रहे तो अंकित माइक ऑफ कर लो, बस यही रिक्वेस्ट है। हाँ भैया अभी तो माइक ऑफ है। महोदय ये बताइए, आप प्रेम से समझाने की बात करते हैं? जी। आपने जुवेनाइल सिस्टम की बात करी, क्या बच्चों को उसमें लेके जाएंगे, जुवेनाइल सिस्टम में लेके जाएंगे, आपने बात करी? हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब आप लेकर जा रहे हैं बच्चों को, तो वो सजा नहीं है, पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो? नहीं। कैसे नहीं है? देखिए वो पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि सबको पता है वहां पे आपका सुधार होना है, और सुधार होना है, मतलब वहां पे मतलब मोटिव सुधार है ना, और आपको कोर्ट में आपका सुधार है, लेकिन देखिए हुआ है, सुनिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सुधार है। सुधार होने में और रिस्ट्रिक्शन में फर्क होता है। महोदय आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा या नहीं लगा कि इस एज के बाद आपको ये करेंगे तो आपको आपके परिवार से दूर भेज दिया जाएगा? ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका। सुनिए, आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो डर के आधार पे, और आपकी रिस्ट्रिक्शन की पूरी परिभाषा डर के आधार पे, इसलिए हम उस रिस्ट्रिक्शन को नकार रहे हैं। अगर एक बच्चे के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन को नकार रहे हैं, अच्छा ठीक है, मतलब आप प्रेम को मान लेंगे। ये बताइए आप प्रेम से एक रेपिस्ट के साइकोलॉजी को कैसे सुधारेंगे? अब तक तो नहीं सुधार पाए, आप प्रेम से कैसे सुधारेंगे? सुनिए
आप उसके अंदर जब ये प्रेम भाव जगाएंगे कि ये आपको हर मानव के प्रति प्रेम रखना चाहिए, आत्मग्लानि के माध्यम से ये सिद्धांत सिखाएंगे उसको, आत्मग्लानि करेंगे कैसे, सिद्धांत कैसे सिखाएंगे महोदय? इतना बड़ा मैकेनिज्म बताइए, कैसे आप किस लेवल पे सिखाएंगे? सुनिए ना, हाँ, वही जो आपका ज्ञानी है जिसको आप डीरिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, उन्हीं ज्ञानियों के माध्यम से उनका काउंसलिंग सेशंस करवाएंगे। महोदय ज्ञानी और अज्ञानी, आपने ज्ञानी की एक्सक्लूसिविटी लाई, आप पूरे तबके को हटा रहे इतने बड़े मास लेवल पर, आप प्रेम से कैसे समझाएंगे? आपका मैकेनिज्म क्या है प्रेम से समझाने का? काउंसलिंग से, प्रेम से काउंसलिंग से समझाएंगे। महोदय काउंसलिंग का असर अब तक दिखा है या नहीं दिखा है? अब तक सफल रहे हैं आपकी काउंसलिंग? आपके डर का भी असर नहीं दिखा, उल्टा हमने काउंसलिंग को ट्राई किया। महोदय बिल्कुल दिखा है महोदय, कम हो गया है महोदय, कम हो गया। अगला प्रश्न। अगर कम हो गया है तो कैपिटल पनिशमेंट क्यों हटाया जा रहा है? महोदय कैपिटल पनिशमेंट हर जगह से हटा दिया गया है, मैक्सिमम जगहों से हटा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। जेल में काउंसलिंग दी जाती है, काउंसलिंग देके जेल में भेजा जाता है? जेल में भी काउंसलिंग दी जाती है। मतलब पहले जेल दी जाती है? अरे जेल में भी काउंसलिंग दी जाती है ना, आप उसको एक जगह रखेंगे मतलब, ना कि उसको काउंसिल कर सके। हाँ, मेरा प्रश्न वही तो है ना कि जेल में काउंसलिंग देने के लिए जेल में जाना जरूरी है ना, तो आप उसको एक जगह बुलाएंगे तो उसको वो वातावरण क्रिएट करके देंगे। और वो जगह जेल होगी जिसको आपका जो जेल है वो फियर पे आधारित है, जो हमारा है उसमें काउंसलिंग है वो प्रेम पे आधारित है। मतलब प्रायोरिटी फियर को दी है आपने, मतलब जेल को दी है। हम देखिए, आपका जो जेल का कंसेप्ट उठ रहा है ना, वो डर के कंसेप्ट से उठ रहा है, और आपकी जो जेल की अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है। हमारे में वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट का रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, पूछ। अंकित रुक जा। आपने अज्ञानी को रिकॉग्नाइज नहीं, आप अज्ञानी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपके प्रिंसिपल में लिखा है। देखिए, जो अज्ञानता में रहना चाहता है उसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप ज्ञानी को दे रहे हैं तो आप अज्ञानता के मन में एक इनडायरेक्टली इम्प्लिसिट फीलिंग डाल रहे हैं कि अगर आपके पास ज्ञान हो तो रिस्पेक्ट होगी। मतलब आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये बताइए फिर कि एक व्यक्ति जो एक मिनट महोदय मेरा प्रश्न सुन लीजिए। हाँ, पूछिए महोदय, एक व्यक्ति क्या गर्भ से ज्ञानी पैदा होता है? देखिए, वो समाज के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। समाज के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है, समाज के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन समाज में तो आप इंटरेक्ट ही नहीं करे तो वो ज्ञान अर्जित कैसे करेगा? आप विकास कैसे करेंगे इस सूरत में? देखिए, इस विषय में जहां पे लिखा गया ना अज्ञानियों से, वो जानबूझ के अज्ञानी बनने की बात हो रही है। यहाँ पे इस विषय में तो ये नहीं लिखा गया कि बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। बताया कि जानबूझ के अज्ञानी बनने की बात है। इसी का फॉलो अप क्वेश्चन पूछा नहीं, आपके डीपीएम में सवाल तो पूछा नहीं। महोदय, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ ना, इसी का फॉलोअप। अब आपने मान लिया समाज में इंटरेक्शन, महोदय एक सेकंड, अब मेरा प्रश्न सुनिए। आपने मान लिया ना कि समाज में इंटरेक्शन से ज्ञान अर्जन होगा, तो ये बताइए आप इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, इसका मतलब आप स्कूल जैसी संस्था में भी उन्हें नहीं आने देंगे, तो आप बिना स्कूल के, बिना इंटरेक्ट किए ऐसे ज्ञानियों के साथ मानव सभ्यता का विकास कैसे करेंगे? अब मेरा 15 सेकंड शुरू होता है। यहाँ पे जिन अज्ञानियों की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो गर्भ से पैदा हुआ आप उसको अज्ञानी का लेबल दे देंगे। यहाँ पे उन अज्ञानी की बात हो रही है जो कि ज्ञान के रहते हुए भी अज्ञान का मार्ग चुन रहे हैं। उनके साथ इंटरेक्शन कभी भी फलीभूत हो ही नहीं सकता। आपको ज्ञानियों को रिस्पेक्ट करके लोगों को मैसेज देना पड़ेगा कि ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, और इसी तरीके से आप एक समाज के सभ्यता को आगे ले जा सकते हैं। महोदय ठीक है, आपके 15 सेकंड हो गए। मतलब आप ज्ञानियों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक पहलू ऐसा है जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने इक्वालिटी का तो हनन कर दिया। आप एक पूरे तबके की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। देखिए, हमने तो आपसे बार बार पूछा इक्वालिटी क्या होता है। हमारे इक्वालिटी में ज्ञान को इक्वालिटी हमने आपको बताया ना, आप मुझे ये बताइए, आप एक का रिस्पेक्ट करें, मतलब एक तबका ऐसा जिसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आप उस तबके का विकास कैसे करेंगे? क्योंकि आप ना इंटरेक्ट करें ना मोटिवेशन दे रहे, तो कैसे विकास होगा? हो गया। मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूं दीदी? राजेश 15 सेकंड के अंदर। जी, जब आप समाज में एक ज्ञानी को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करते हैं तो आप समाज में मैसेजिंग क्या दे रहे हैं कि ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान के मार्ग पे रहना बहुत जरूरी है, और इसी तरीके से सभ्यता आगे बढ़ेगी। सभ्यता को आगे बढ़ाना हमारा काम था। यहाँ पे बच्चों को अज्ञानी नहीं माना गया। अज्ञानी यहाँ पे उनको माना गया है जो कि ज्ञान के रहते हुए भी जानबूझ के अज्ञान का राह चुन रहे हैं। ठीक है, हमें आपका जवाब मिल गया। अच्छा, अब आदित्य, प्रश्नोत्तरी होगी। हाँ, आप लोग बताइए कैसे करना है वो अधिनिर्णायकों द्वारा। इस पे या तो
हाँ, हाँ इसमें ये तो करते अब हैं, ऐसा होगा दीदी कि जो अभी किसी मान लीजिए फॉर से ही स्टार्ट करते हैं तो 5 अधिनिर्णायक अपना चैट बॉक्स में नाम डाल दे कि उन्हें प्रश्न पूछना है। तो पहले फॉर से 5 क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, फिर अगेन से 5 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो दी आपको पूछना तो आप ही पहले शुरुआत कर दीजिए। और इसमें टाइमर की जरूरत नहीं है। अ, जी भैया। ठीक है तो मैं शुरू कर सकती हूँ। हम पक्ष से शुरू कर रहे हैं या हम विपक्ष से शुरू कर रहे हैं? दीदी पक्ष से शुरू कीजिए और बाकी जो अधिनिर्णायक सवाल पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में प्लीज अपना नाम डाल दीजिए ताकि हम उन्हें आगे बुला सकें। दीदी आप शुरू कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरा पक्ष से ये सवाल है कि विषय में हम मानव सभ्यता के विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि आपके लिए विकास का क्या मतलब है। दीदी मैं पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री जो है इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जब हम विकास की बात करते हैं तो मैं अपने वक्तव्य में स्टार्टिंग में आके बता के गई थी कि जब आप इन भौतिकवादी दुनिया में रहकर इंटरेक्ट करते हैं और डिस्कवरीज करते हैं और इस तरह से डायनामिज्म आता है तो विकास होता है। बिना भौतिकतावाद के आपका विकास नहीं हो सकता और हमारे लिए भौतिकतावाद ही प्रायोरिटी रही है। तो ये हमारा विकास है। सिर्फ एक इसको एक ही सवाल माना जाए, लेकिन सिर्फ 2 वाक्यों में आप मुझे बताइए कि भौतिकतावाद का मतलब क्या है, आप इससे क्या समझती हैं? जी भौतिकतावाद वो होता है जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया रिश्ते, हमारे रोल क्या है एज डिबेटर, एज गर्ल और एज स्टूडेंट, हमारे रोल क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, इन सब चीजों के संबंध से और तालमेल से जो चीजें होती बनती है वो होती है भौतिकतावाद, क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इनका यूज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद नैन्सी दी। और हमारे अगले अधिनिर्णायिका है तनुजा दीदी। तनुजा जी आप सवाल पूछ सकती हैं। मेरा प्रश्न पक्ष से ये है कि क्या जिस प्रकार से एक दर्शन शास्त्री फिजिकल वर्ल्ड को देखता है, क्या उसी प्रकार से एक साइंटिस्ट भी फिजिकल वर्ल्ड को देखता है? दीदी आपने दर्शन शास्त्र और विज्ञान की बात करी, तो जब हम दर्शन शास्त्र और विज्ञान की बात करते हैं तो दोनों में एक सिमिलर पॉइंट ये है कि दोनों ही जो है एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो व्यक्तिपरक विचारधाराएं से होती हैं। तो जब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो किसी भी सब्जेक्ट में सेम नहीं हो सकती, येट एक पॉइंट पर जाकर सेम हो जाएंगी, क्योंकि साइंस जो चीज ढूंढ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो वो भी एक आइडियलिस्टिक नेचर की बात कर रहे होते हैं, आइडियलिस्टिक एक ऐसे ह्यूमन नेचर की बात कर रहे होते हैं जो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और साइंस भी वही चीज डिफाइन कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का गोल और पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन गोल और पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है। ठीक है, शुक्रिया। और कोई अधिनिर्णायक जो सवाल पूछना चाहते हैं? नैन्सी दी विपक्ष के बाद में आएंगे, पहले अगर पक्ष से सवाल पूछने के लिए और कोई अधिनिर्णायक हो हमारे बीच। आदि भैया क्योंकि अच्छा हाँ रोहन भाई आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, तो मेरा पक्ष सवाल ये है कि क्या कोई इन्वेंशन ऐसा हो सकता है जो मानव सभ्यता का विनाश करे? रोहन भैया इसका सीधा सीधा जवाब मेरे मतलब एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं ये देना चाहूंगी कि इन्वेंशन जो है वो विनाश नहीं करती है, मानव कैसे उसका यूज कर रहा है वो चीज विनाश करती है। कोई भी इन्वेंशन विनाश के पर्सपेक्टिव से बनती नहीं है या फिर उसको विनाश करने के लिए नहीं बनाया जाता, हमेशा उसका एक पर्सपेक्टिव जो होता है वो डिफरेंट होता है। आप उसके लिए चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब का भी एग्जांपल लेंगे तो वो डेटरेंस के लिए बनाया जा रहा है, वो विनाश के लिए नहीं बनाया जा रहा है। तो मोटिव हमेशा अलग होता है, लेकिन अगर मानव जो एक एविल नेचर हो सकता है तो वो चीज विनाश के लिए लेके जाती है, इन्वेंशन विनाश की ओर नहीं लेके जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोई अधिनिर्णायक महोदय जो हमसे जो पक्ष से सवाल करना चाहते हो? तो आदि भैया क्या हम विपक्ष के पास जा सकते हैं, क्योंकि सारा किसी अधिनिर्णायक को और कोई सवाल नहीं, या फिर हम ऐसा करें कि 2 सवाल हम ऑडियंस से ले लें? नहीं आयुष, ऑडियंस से हम सवाल नहीं लेंगे। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, तो अब विपक्ष से सवाल करने इसकी वजह से ये कर सकते हैं ना, 5 की वजह से 3 सवाल कर ले या तो। ठीक है आयुष विपक्ष से दीदी आप पूछ। हाँ, विपक्ष से मेरे 2 सवाल हैं। क्योंकि हम दार्शनिकों के सदन में बैठे हैं तो मैं चाहूंगी कि विपक्ष हमें थोड़ा सा ये बताए
कि दार्शनिक होते हुए हमारी क्या क्या हमारा बर्डन है या फिर हमारा कर्तव्य क्या है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप दोनों वक्ताओं ने आकर हमें यह बताया कि विकास का मतलब ये होगा कि क्लैश कम होगा या द्वंद्व कम से कम होगा और किसी का वर्चस्व नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या किसी खास प्रकार के क्लैश या द्वंद्व की बात कर रहे थे या फिर आप कह रहे थे कि क्लैश या द्वंद्व इन जनरल नहीं होना चाहिए, जैसे थॉट्स के स्तर पे, सोच के स्तर पे भी नहीं होना चाहिए, या ये किसी खास किस्म का क्लैश है? ये दोनों सवालों के जवाब विपक्ष के जो भी वक्ता देना चाहें। मैं दे रहा हूँ नैन्सी दी आपको। सबसे दूसरे सवाल, मेरा आवाज आप तक स्पष्ट रूप से आ रहा है? हाँ, डेफिनेटली। ठीक। ये जो हम क्लैश की बात कर रहे थे, हमारा सीधा सा इसका मतलब ये था कि मानव सभ्यता खत्म कैसे होगी जब मानवों के बीच में क्लैश होगा। और ये ऑफ कोर्स ये क्लैश एक वायलेंट फिजिकल क्लैश से ही मानव खत्म होगा, क्योंकि हमने कहा कि जब मानव खत्म ही हो जाएगा तो मानव सभ्यता का औचित्य क्या बच जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल वायलेंट क्लैश था हमारा। दूसरा, दार्शनिकों के रूप में हमारा जो एक बहुत प्रमुख कर्तव्य है वो ये है कि समाज में जब भी जरूरत हो एक इंटेलेक्चुअल पुट देते रहना, एक ज्ञान देते रहना, जिससे समाज की और सभ्यता आगे बढ़ते रहे। ठीक है, शुक्रिया। और कोई जो अधिनिर्णायक जो विपक्ष से सवाल करना चाहते हो? क्या और कोई सवाल है जो विपक्ष से? ठीक है, तो मुझे लगता है, और हाँ शिवानी दी, आप सवाल कर सकती हैं प्लीज। जी, तो मेरा विपक्ष से प्रश्न है कि जो बार बार पक्ष भी कर रहा था कि क्या जो आपका सिद्धांत है उस सिद्धांत में आप हर किसी को एक साथ लेकर चलने और जो अज्ञानियों को स्पेस है वो स्पेस देने का वो रखते हैं या नहीं रखते हैं? ठीक है, हमने इसका भी जवाब प्रश्न उत्तर में बार बार यही दिया कि यहाँ पे अज्ञानी से मतलब ये नहीं है कि जिसका कभी ज्ञान के साथ परिचय ही ना हुआ हो। हमने बार बार कहा है कि इस विषय में अज्ञानी का साफ साफ यही मतलब है कि जिसने यही चुनाव कर लिया है ज्ञान के होते हुए भी कि मुझे अज्ञानता के मार्ग पे चलना है। हम मानते हैं कि वैसे लोगों के साथ अगर आप सभ्यता को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और आपको समाज में कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग देते रहना पड़ेगा कि क्यों ज्ञान, क्यों इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है और क्यों ये जो अवधारणाएं हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया। और कोई अधिनिर्णायक महोदय जो सवाल करना चाहते हो विपक्ष से? हाँ, मेरा एक और सवाल था कि अगर जो अज्ञानी है, जो ज्ञान के रहते हुए भी ज्ञानी नहीं हो पाए, उनसे अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो जो कुमार्ग पर है उनको रास्ते पर कैसे लाएंगे बिना इंटरेक्ट किए हुए? देखिए, कुमार्ग पे चले जाना और ये चूज कर लेना बाय चॉइस कि मैं अज्ञानी ही रहूंगा, दोनों में फर्क है। कुमार्ग, जैसे हमने कहा ना कि जैसे ये जो आपका पूरा सिस्टम चला है आफ्टर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, इसने बहुत सारे लोगों को उस कुमार्ग पे जाने का फोर्स किया है, उसको मजबूर किया है, जो कि सवाल हम पक्ष से पूछते भी हैं। वैसे में आप उनको डर से सुधार नहीं सकते, और आप सुधारने की बात करें तो सुधारने का स्कोप है, लेकिन किसी ने चुन लिया है, किसी ने चयन कर लिया है कि मैं ज्ञान में मानूंगा ही नहीं, उसको आप कैसे सुधार सकते? आप उसको नहीं सुन सकते। इसलिए और मानते हैं, और हम मानते हैं कि वो मानव सभ्यता के विकास के लिए डेट्रीमेंटल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो और किसी का अगर यदि और किसी निर्णायक का सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं प्रत्युत्तर भाषण की ओर। समाप्त होता है। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वह सदन पटल पर आकर अपना प्रत्युत्तर भाषण दे। क्या मेरी 3 मिनट की है ना प्रत्युत्तर भाषण? क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक स्पष्ट रूप से आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट है आपकी आवाज। ठीक है, मैं 3, 2, 1 करके अपना वाद विवाद शुरू करूँ, प्रत्युत्तर भाषण शुरू करता हूँ। निर्णायक मंडल, एक बात जो हमें समझने की जरूरत है, जैसा कि मुझे भी आभास हुआ कि देखिए, जो बार बार ये सवाल इंस्टीट्यूशन या जेल को लेके पूछे या आप अज्ञानियों को स्पेस लेके देने का पूछे, ये जो परिभाषा है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को हमको कहा गया है कि किसी ने अगर ये विलफुली चुन लिया है ज्ञान के रहते हुए भी कि वो अज्ञानी ही रहेगा, तो वैसे में हम सुधार की गुंजाइश नहीं दिखते हैं। लेकिन
किसी के से क्राइम हुआ है, किसी ने कुछ गलत किया है, जरूरी नहीं है कि उसके पास उस समय उस ज्ञान का पुट था ही। यहाँ पे अज्ञानी का होने का मतलब ये है, जो कि हम बार बार कह भी रहे हैं, कि आपने एक विलफुल चॉइस किया है कि हम अज्ञानी रहेंगे, हमको इन ज्ञान से मतलब नहीं है, और आप इस समाज में इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर ही कैसे सकते हैं? आप इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट तभी कर सकते हैं जब तक आप ज्ञानियों को आदर नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि आप इन द एंड समाज में यही तो बताना चाह रहे हैं ना कि ज्ञान सुप्रीम है, ज्ञान को आदर देना चाहिए, क्योंकि आपको अज्ञानियों से प्रॉब्लम है। आप अगर मैं विपक्ष की बात को मान भी लूं कि अगर आप अज्ञानियों में देखते कि हमको सुधारना है, अगर आप सुधार का कंसेप्ट रख रहे हैं जो कि है, तो उसमें आप बिना ज्ञान को प्राइमेसी दिए हुए कैसे कर सकते हैं? साथ ही साथ अगर हम वाद विवाद के ढांचे के ऊपर आए, तो इन्होंने कभी भी नहीं बताया कि इनका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस किन चीजों पे रहता है, ये पड़ाव में क्यों बटा हुआ है, डर बिना अधिकार के, डर बिना किसी बिना ज्ञान के कमी के कैसे कोई महसूस कर सकता है? अगर आप, या फिर डर बिना किसी पूंजी के रखे हुए, चाहे वो अधिकारों के मामले में हो, चाहे वो भौतिकता चीजों के मामले में, आप कैसे दिखा सकते हैं? चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, हम मानते हैं वो इंस्टीट्यूशन का स्वरूप इस बात पर डिपेंड करता है कि वो डर पे बेस्ड है, कि वो प्यार पे बेस्ड है, और भी बहुत सारी चीजें, बातें इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई काट नहीं दिया। क्योंकि बार बार आप क्या कह रहे हैं, आप इनका विरोधाभास समझिए कि बार बार डिस्कवरी पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप डिस्कवरी पे फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये बात कहा है कि डिस्कवरी करना जरूरी है, आप डिस्कवरी को आदर दे रहे हैं। अगर डिस्कवरी को आदर दे रहे हो, डिस्कवरी करना जरूरी है, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास उस डिस्कवरी का ज्ञान है, आप उसको भी आदर दे रहे हैं और उसको भी स्पेशली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपके मानव सभ्यता का विकास उस पूरे डिस्कवरी से हो रहा है। और आप लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम ज्ञानियों को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं खुद में विरोधाभास है। हमने कहा है कि बार बार इस भौतिकता के रेस में लगने से जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास हो जाएगा। मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, और हमने कहा है कि जब ये पूरा जो एकदम पूरा डिस्कवरी का चरम चला है, जो पूरा समाज का मैकेनाइजेशन हुआ है, समाज मशीनीकरण में गया है, उससे मानव सभ्यता विघटन की ओर ही बढ़ा है। चाहे जितनी समस्याएं पैदा हुई है, चाहे गिनी कोफिशिएंट जैसी चीजों के बारे में हुआ है। आत्मा की परिभाषा, आपको हर चीज की परिभाषा हमारे साइट पे देखने को मिलती है, और हमने बार बार कहा है कि यहाँ पे एक सब्जेक्टिविटी का पुट है। इस विषय के शुरू में ही आपकी आत्मा, आपका बोध और आपके मिलन की बात की जा रही है, और शरीर नाशो, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी भी एक आत्मा किसे परमात्मा मिलने की जर्नी लगी रहती है। तो हम मानते हैं कि आपको हर चीजों की परिभाषा हमारी तरफ मिलती है। जो हमारे नेता ने सवाल उठाए, उपनेता उसका जवाब नहीं देते हैं, पक्ष की तरफ से आपको सवालों का बेहतर जवाब कभी नहीं मिलता है। वो कहते पड़ाव में बटे हैं, लेकिन कभी कारण नहीं बताते कि पड़ाव में क्यों बटे। इसलिए हम मानते हैं कि हम इस वाद विवाद में बेहतर कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पक्ष से आपको आमंत्रित करूंगा कि वो अपना प्रत्युत्तर भाषण पेश करें। उपनेता पक्ष स्पीच देंगे। जब आपको आवाज ना आए तो आप टाइमर वहीं पे रोक दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। मैं अपना जो वक्तव्य है 3 2 1 पे स्टार्ट करता हूँ। 3 2 1 सॉरी, एक बार वापस रीस्टार्ट कर दीजिए प्लीज। मैं बस स्टार्ट करता हूँ, एक बार मैं मोशन वापस रख लूँ अपने सामने। हाँ, 3 2 1 स्टार्ट। सदन की गरिमा को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम तो महोदय में समझना पड़ेगा कि हमारा जो विपक्ष है उसकी कुछ ऐसी अनुचित अपेक्षाएं थी जिनके आधार पर हमें लगता है कि वो डिबेट को समझने में असफल रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर जब हम इस डिबेट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी सिद्धांत या जो ये तत्व है जिस समन्वय सिद्धांत दर्शन के, एक भी डेफिनेशन इनकी तरफ से नहीं दी गई है। तो बाय डिफॉल्ट सारी डेफिनेशन यहाँ पे पक्ष की मानी जानी चाहिए, जो कि पूरी रूप से हमने स्टैब्लिश भी की है। उसके बाद महोदय यहाँ पर इनकी बात हमें समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इच्छाओं और जो हमारी जरूरत है उसमें विरोधाभास करने का ट्राई करते हैं कि उसको विरोधाभास के रूप में गिना दे, पर जब हमसे ये खुद बोलते हैं कि इच्छाएं असीमित है और जरूरत जो है वो सीमित है, पर जब हम इनसे पूछते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में तो ये नहीं बता पाते कि इच्छाएं असीमित कैसे हैं और इच्छाएं करता कौन है। तो कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास गिनाने की कोशिश कर रहे थे वो इनके पे ही बैकफायर किया। उसके बाद महोदय ये नहीं बता पाते हैं कि प्रेम से जो है इनका कैसे क्राइम समाज में खत्म हो जाएगा, और महोदय ये बताते भी नहीं है कि जो ये प्राथमिकता देना चाह रहे हैं कि प्रेम को प्राथमिकता देंगे तो उससे कैसे चीजें खत्म हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्यूएनए में मान के चल जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मतलब हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद महोदय कहीं ना कहीं हमारा जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से अपनी सुविधा अनुसार हमारे पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन को डर उन्होंने समझ लिया बिना कोई काउंटर दिए। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से एक अनुचित का मतलब प्रयोग था डेफिनेशन को मोल्ड करने का। उसके बाद मुझे समझना पड़ेगा कि हमने पूरी स्पीच में हमने यही कहा है कि इस पूरे जो भी ये दर्शन है इसमें क्या है कि जितने भी जो कंसेप्ट हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, इंक्लूसिव नहीं है। और इंक्लूसिव हमें चाहिए क्योंकि हमें अगर हमारा सभ्यता का हमें विकास करना है तो हमें इंक्लूसिव चीजें चाहिए। उसके बाद मुझे समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर आके बताते हैं कि किस प्रकार से जो हम इंक्लूसिव कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम इस कंसेप्ट को से रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद महोदय यहाँ पर ये नहीं बता पाते हैं, काफी सारी इनकी तरफ से एजम्पशन लगाई जाती है। ये खुद बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो सब में होगा, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति वो है जो खुद मान चुका है कि उसे ज्ञान पे चलना है, पर उसे ज्ञान पे चलने के लिए कौन सी चीज प्रेरित करेगी ज्ञान होने के बाद भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं समझा पाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे
काम करेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एजम्पशन है जो लगा लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जबकि ज्ञानी की जो परिभाषा है वो पीएम और डीपीएम दोनों ही अपनी स्पीच में दे चुके हैं, जब वो आपको कंसेप्ट बताते हैं। आपकी आवाज रुक गई, आपकी आवाज रुक गई। अंकित एक बार अपना कनेक्शन दोबारा चेक कर लीजिए, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अभी आ रही है? जी अब आप स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। हेलो। हाँ अब आप स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है अंकित? मैं स्टार्ट करूंगा 3 2 1 बोल के, आप मेरा हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आयुष, आपको मेरी आ रही है? हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए। 3 2 1 पे मैं स्टार्ट करूंगा, आप मेरा टाइमर वापस स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। अब महोदय ने समझना पड़ेगा 3 2 1 स्टार्ट। महोदय ने समझना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे बता के जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा कैसे भौतिकता के नियमों से ही परे हैं, एक परलौकिक चीज है वो, जो कि अपने डीपीएम ने आपको अच्छे से समझाई, उस पे इनका कोई काउंटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे डिबेट के मेन एसेंस को ही छोड़ देना कि आत्मा और परमात्मा जो है वो भौतिकता से परे, और हमें भौतिकतावादी जो है, कहीं खुद भी कोई मान के जाते हैं कि भौतिकतावादी जो है उसी से हमारा विकास होगा। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से हमें लगता है कि इस चीज में भारी मिस्टेक हुई है कि डिबेट का एसेंस जो है उसे मैनिपुलेट कर दिया गया। फिर खुद मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है उसे प्राइमरी माना, और कहीं ना कहीं प्राइमरी मानने को कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि यहाँ पे हम जो एक पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो सिद्धांत है प्रभावना का, जिसे बिल्कुल भी छूके नहीं जाते, कहीं ना कहीं वो प्रूव हो जाता है कि वो चीज गलत है। और यदि एक भी सिद्धांत में से गलत है तो हम पहले बता चुके हैं कि एक अंग भी फेल होगा तो पूरे समाज का निर्माण जो है वो फेल हो जाएगा, ये मॉडल पूरा फेल हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी। उसके बाद महोदय यहाँ पे इन्हें समझना पड़ेगा कि गिनी कोएफिशिएंट जैसी चीजें बात करते हैं, इंडक्साइज जैसी चीजें बात करते हैं। तो महोदय कहीं ना कहीं जो हमारा विपक्ष है वो सदन को गुमराह करना चाह रहा है इस चीज पे कि हमने इनके उदाहरणों का काउंटर नहीं दिया। पर महोदय हमें दिखता पड़ेगा कि इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट और जो गिनी कोएफिशिएंट वाला पॉइंट था, कहीं ना कहीं वो समाज के विकास से रिलेटेड था, और विकास में हमने बताया कि विकास में किस तरीके से वो अवरोध उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं तर्कों का यहाँ पूर्ण रूप से जवाब दिया गया। गिनी कोएफिशिएंट क्या है, कैसे है, नहीं बता पाते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि गिनी कोएफिशिएंट में ये चीज आई, पर वो चीज कैसे है और क्यों आई उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अनुचित अपेक्षाएं हैं जिसका आधार पर हमें लगता है कि ये डिबेट जो है पक्ष के फेवर में जाती है और विपक्ष से समझने में असमर्थ रहा। ठीक है, इसी के साथ आज का वाद विवाद यहीं समाप्त होता है। मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ। अब मोतीलाल नेहरू स्मृति संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के 12वें संस्करण में एक बार सभी प्रतिभागी और निर्णायकों और दर्शकों का स्वागत है। जो पक्ष में टीम थी वो थी डीएससी गार्गी क्रॉस, जो विपक्ष में टीम थी वो थी इग्नू क्रॉस, और सभी अधिनिर्णायकों का जो वर्डिक्ट है वो मेरे पास आ चुका है। तो मैं शुरू करता हूं। जो पहला गार्गी क्रॉस को, जो दूसरा वर्डिक्ट गया है वो गया है डीएससी गार्गी क्रॉस को, जो तीसरा वर्डिक्ट गया है इग्नू क्रॉस को 2-1, जो चौथा वर्डिक्ट गया है वो गया है इग्नू क्रॉस को, पांचवा वर्डिक्ट गया है वो गया है डीएससी गार्गी क्रॉस को 3-2, जो छठा वर्डिक्ट गया है वो गया है इग्नू क्रॉस को 3-3, जो सातवां वर्डिक्ट गया है वो गया है डीएससी गार्गी क्रॉस को 4-3, आदि भी आवाज चली गई आपकी। बारी मेरी आवाज। हेलो 8 हाँ भैया 4-3 तक था, उसके बाद एक बार फिर आवाज नहीं आ रही। हेलो आयुष, मेरी आवाज आ रही? हाँ भैया अब आई आपकी आवाज। हेलो, अब आ रही मेरी आवाज आयुष? हाँ भैया 4-3 तक हमने सुना था, अब आगे अब आ रही मेरी आवाज? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आदि भैया आपको? हाँ आ रही है। एक सेकंड मुझसे जो जस्ट माइनर मिस्टेक हो गई। अभी हम लोग कहाँ थे? 3-3 में थे ना? 3-3 में थे। हाँ, जो सातवां वर्डिक्ट गया है वो गया है इग्नू क्रॉस को, मतलब कि 4 वोट से विपक्ष और 3 वोट से पक्ष। जो आठवां वर्डिक्ट गया है वो गया है इग्नू क्रॉस को, मतलब कि 5-3, और जो 9वां वर्डिक्ट गया है वो गया है विपक्ष यानी इग्नू क्रॉस को, मतलब कि 6-3 से मोतीलाल स्मृति संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के 12वें संस्करण के जो विजेता दल है वो है इग्नू क्रॉस, खास भैया और राजेश भैया, और जो रनर अप उप विजेता दल है वो है डीएससी गार्गी क्रॉस और अंकित।
कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों दलों को।